Hello friends, myself Dr. Bholu Kumar. Welcome all of you to Formulator. So friends, हमारा PYQ का ये फोर्थ पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स AKU का जो एग्जाम हुआ था ईयर 2020 का, उसका पार्ट 4 हम लोग कर रहे हैं। पार्ट 3 हम लोग कर चुके हैं। पार्ट 1 आपका MCQ था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका था थर्मोडायनेमिक्स का। पार्ट 2 जो था आपका क्वेश्चन नंबर 2 to 3 था। पार्ट 3 जो था आपका क्वेश्चन नंबर 4 to 5 था। एंड पार्ट 4 हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स है। देखते हैं कि पार्ट 4 में हम चारों का चारों कर लेते हैं या फर्दर वी विल हैव अ पार्ट 5। ठीक है फ्रेंड्स। सो जो मतलब स्टूडेंट इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पार्ट 4 को, वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी देख लें। पार्ट 2 आपका जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। उसका जो स्टार्टिंग है, आपको कैसे अप्रोच करना है मतलब प्रॉब्लम के लिए, उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हिंट्स दिया गया है कि आपको ज्यादातर किस पे फोकस करना है, पार्ट 1 में बताया गया है। एंड फर्दर जो भी मतलब आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो किए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो हम पार्ट 4 जो है क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स AKU 2020 का। होपफुली फ्रेंड्स आपको मतलब सारे प्रॉब्लम, सारे डाउट्स जो भी हैं इसके क्लियर होंगे। इवन इफ यू हैव सम प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी। एंड फ्रेंड्स आई होप यू विल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ए जो है वहां से हम लोग शुरू कर रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय क्लॉसियस इनइक्वालिटी, एक्सप्लेन विथ अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो क्लॉसियस इनइक्वालिटी है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या है? इट रिलेट्स चेंज इन एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम विथ आपको हीट सप्लाई और हीट ट्रांसफर। ठीक है, इट रिलेट्स चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम विथ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एंड वाइस वर्सा। इतना स्टेटमेंट आपका सफिशिएंट नहीं है। इसका जो मेन स्टेटमेंट है, क्लॉसियस इनइक्वालिटी मैथमेटिकली डिफाइंड एज साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल टू 0। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये फ्रेंड्स। और हमने अपने मतलब फॉर्मुलेटर का जो मतलब थर्मोडायनेमिक्स का जो सीरीज ऑफ लेक्चर है उसमें हमने इसको प्रूव भी किया है। ठीक है, और ये आया कहां से है? इसको क्लॉसियस ने ही डिफाइन किया है इस टर्म को, कि मतलब अगर साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी 0 हो तो उस टर्म को क्या कहते हैं, एंड इट इज लेस देन 0 हो तो उस टर्म को भी हम लोग क्या कहते हैं। क्लॉसियस जो है एक्चुअली डिफाइन क्या किया था कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, चलो नीचे लिखते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन cyclic integral of del q by t for reversible process। ठीक है, क्लॉसियस ये आया कहां से? एक्चुअली क्या है, ये तो ओवरऑल है, इसमें आपको रिवर्सिबल प्रोसेस भी है, इरिवर्सिबल भी प्रोसेस है। लेकिन ये आया कहां से, उसी को मैं बताना चाह रहा हूं कि जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी जो है ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस को शो कर रहा है। यहां पे जब हम आर लगा दिए रिवर्सिबल, यानी कि मतलब जो दूसरा पार्ट है वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल आपको पता है जो हमारा ऑल एक्चुअल जो प्रोसेस होता है, एक्चुअल अकरिंग प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, इसको क्लॉसियस ने डिफाइन किया द प्रॉपर्टी ds। ठीक है, इसी को उन्होंने डिफाइन किया कि जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी है वो डेल्टा एस के बराबर होता है, चेंज इन इंट्रोपी के बराबर। सो यहां से हमारा चेंज इन इंट्रोपी का जो डेफिनेशन है मिला कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इक्वल टू डेल्टा एस, या दिस डेल क्यू बाई टी इक्वल टू डी एस। एंड आप जब इसका साइक्लिक इंटीग्रल लोगे तो ये डेल्टा एस के मतलब जब इंटीग्रल लोगे तो डेल्टा एस के बराबर होगा। तो यहां चेंज इन इंट्रोपी का हमको डेफिनेशन मिला, ना कि इंट्रोपी का। इंट्रोपी का एब्सोल्यूट वैल्यू की बात नहीं हो रही है, यहां पे चेंज इन इंट्रोपी की बात हो रही है। फर्दर ये चेंज इन इंट्रोपी उन्होंने कैसे बोला कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, जब हम कोई रिवर्सिबल हीट इंजन यूज करेंगे तो वहां पे देखेंगे साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0 होता है, यानी कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी 0 है। इसका मतलब ये जो टर्म है साइक्लिक इंटीग्रल
डेल क्यू बाई टी जो टर्म है कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी को डिनोट कर रहा है, और वो जो प्रॉपर्टी है कोई ना कोई प्रॉपर्टी होगा, आप पढ़े होगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। तो जो भी प्रॉपर्टी होता है उसका साइक्लिक इंटीग्रल जो होता है वो मतलब जीरो होता है। वो क्या होता है, आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। जैसे आपको इंटरनल एनर्जी हो गया, आपको इंथाल्पी हो गया, आपको प्रेशर हो गया, सब स्पेसिफिक टर्म में बात कर रहे हैं। तो जो भी प्रॉपर्टी है आपका, इसका जो साइक्लिक इंटीग्रल होता है आपको क्या होता है, जीरो होता है। तो यानी कि ये जो टर्म था कोई ना कोई एक प्रॉपर्टी को ही रिप्रेजेंट करता है, वही जो प्रॉपर्टी हुआ वो डीएस के टर्म में डिफाइन हुआ। तो यानी कि ये जब साइक्लिक इंटीग्रल अगर डीएस कर दिए तो ये प्रॉपर्टी है, तो इसका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो होता है। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ये डीएस हो जाएगा, एंड डीएस इज ए प्रॉपर्टी, तो इसका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऊपर वाला टर्म ऐसे लिखा हुआ है, हमको तो जस्ट अब इसको डिफाइन करना है, इसीलिए आपको बता रहे हैं। अब ये जो है हमारा जनरलाइज फॉर्म में है। अब ये डेल साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन इक्वल टू जीरो, आपको रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस दोनों को मतलब कंबाइन करके लिखा गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, इक्वल टू जीरो फॉर ये प्रोसेस जो होता है रिवर्सिबल होता है। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ, इसको देखेंगे, होगा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी लेस देन जीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, मतलब आपका जो एक्चुअल प्रोसेस है। एंड साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी आपके दिमाग में होगा कि क्यों ना ये ज्यादा क्यों नहीं होता है। ठीक है, ये ग्रेटर देन जीरो क्यों नहीं हो सकता है। तो ये जो होगा एन इम्पॉसिबल प्रोसेस है। इसको हमने अपने क्लास में प्रूव किया है कि ये जो है इम्पॉसिबल प्रोसेस है। अगर ऐसा होता है तो ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को वायलेट्स करता है। एंड हमने इसको प्रूव भी किया है कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी जो होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए लेस देन जीरो होगा, एंड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जीरो के बराबर होगा। इसको हमने अपने मतलब जो क्लास है उसमें प्रूव किया है। तो यहाँ पे हमको तो प्रूव नहीं देखना था, जस्ट क्लॉसियस इनइक्वालिटी क्या होता है, तो यही है हमारा क्लॉसियस इनइक्वालिटी, जिसको हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया। एंड दूसरा क्या है, बोल रहा है एक्सप्लेन विथ अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाना है, इसीलिए ये सब देख रहे हो आप, हम लोग हीट इंजन बनाए हैं एंड रेफ्रिजरेटर बनाए हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो सबसे अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल हमारा क्या है, जो हमारा रिवर्सिबल मतलब हीट इंजन है, इरिवर्सिबल हीट इंजन है, रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर हीट पंप है, एंड इरिवर्सिबल हीट पंप है। सबसे मतलब फेमस जिसपे मतलब हमारा कार्नट साइकिल वर्क करता है, आपको पता है कार्नट साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज अ आइडियलाइजेशन व्हेन यू आर कंस्ट्रक्टिंग एक्चुअल इंजन्स। तो कार्नट जो साइकिल है उससे हम लोग क्या करते हैं, उससे मतलब रेफरेंस लेते हैं एक्चुअल इंजन के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। ठीक है, तो हमको प्रैक्टिकली दिखाना है कि हमारा जो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी होता है लेस देन एंड इक्वल टू जीरो होता है। तो हम सबसे पहले क्या लिए, एक रिवर्सिबल हीट इंजन लिए। एंड यू कैन राइट योर लैंग्वेज हियर ऑल्सो। रिवर्सिबल हीट इंजन is taking heat from high temperature reservoir QH and doing work, and remaining part of heat is rejected to the low temperature reservoir या low temperature body। ठीक है, इतना लैंग्वेज लिख के आप स्टॉप करना, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब ये रिवर्सिबल हीट इंजन है, आपको पता है कि अपना हीट QH ले रहा है, वर्क करेगा, इसी हीट में से सम पार्ट ऑफ हीट जो वर्क के लिए यूज होगा, एंड रिमेनिंग जो हीट है वो आपको क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो डेफिनेशन है, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, अब हम इसको देखना चाहते हैं। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी, अगर इस हीट इंजन को, रिवर्सिबल हीट इंजन को हम एक सिस्टम माने, तो इस सिस्टम पे QH आ रहा है एंड QL इससे जा रहा है, मतलब हीट सप्लाई हो रहा है QH एंड QL इससे रिजेक्ट हो रहा है। तो इसके बाउंड्री के क्रॉस हम ये QH बाई TH की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, डेल क्यू बाई टी निकालना है, यानी
QH बाई TH, ये आ रहा है तब यहाँ पे पॉजिटिव साइन, और ये जा रहा है रिजेक्ट हो रहा है तो माइनस QL बाई TL। इतना लिख सकते हैं। साइक्लिक इंटीग्रल का मतलब क्या, समेशन ऑफ आपको हीट बाई टेम्परेचर। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी मतलब समेशन ऑफ हीट बाई टेम्परेचर। अब जितने तरह के यहाँ QH बाई TH और ये रिजेक्ट हो रहा है तो प्लस QL बाई TL, तो रिजेक्ट हो रहा है तो प्लस के जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसका जो समेशन है और रहता है हीट तो और हम इसमें ऐड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो एक्चुअल में ये जो TH है ये हाई टेम्परेचर बॉडी का एक्चुअल में टेम्परेचर नहीं है, ये जो बाउंड्री के अक्रॉस टेम्परेचर है वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे इस बाउंड्री के अक्रॉस जो टेम्परेचर होगा, यहां तो आपको TH है, यहां पे एग्जैक्टली TH नहीं होगा, कुछ डिफरेंशियल चेंज होगा। कुछ डिफरेंशियल चेंज मान लो कि TH माइनस DTH हो जाएगा, यहां पे आपको TL प्लस DTL होगा। लेकिन इन लिमिटिंग केस जो भी डिफरेंशियल फॉर्म है DH का रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इन लिमिटिंग सेंस, वो हम लोग क्या करते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं। सो ये जो टेम्परेचर है ये मतलब इसके जो बाउंड्री के अक्रॉस जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अब आपको पता है हम लोग फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर को मतलब डिराइव किए थे जब हम लोग अपना ये हीट इंजन पढ़ रहे थे, कार्नट इंजन पढ़ रहे थे। तो फ्रॉम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता है कि ये जो QH एंड TH होता है इक्विवेलेंट एंड QL बाई TL इक्विवेलेंट होता है। कहने का मतलब क्या है, आप QH की जगह पे TH लिख सकते हो एंड QL की जगह पे TL लिख सकते हो, तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये हुआ हमारा रिवर्सिबल हीट इंजन के लिए। अब हम रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के लिए देखते हैं कि क्या रिवर्सिबल हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर के लिए भी क्या यही होगा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0। देखते हैं। अब क्यों देख रहे हैं, सबसे पहली बात कि सर आप फिर रेफ्रिजरेटर को क्यों देख रहे हैं, हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जो हीट इंजन है डेट क्या जनरेट कर रहा है, वर्क जनरेट कर रहा है। मतलब ये क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस एक तरह का। तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस के लिए डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0। क्या जो वर्क कंज्यूम करता है, जैसे हमारा रेफ्रिजरेटर हुआ, हीट पंप हुआ, यहां पे हम वर्क इनपुट दे रहे हैं तभी तो ये रन कर रहा है, अगर वर्क इनपुट नहीं देंगे तो ये रन नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए भी क्या यही रिलेशन है, ऑलरेडी यहां लिख चुके हैं हम, टाइम बचाने के लिए पहले से लिख चुके हैं, अदरवाइज लिखते तो आपको यही आता। चलो ठीक है, पहले हम देखते हैं। तो अगेन ये रेफ्रिजरेटर, चलो इसमें हीट पंप या रेफ्रिजरेटर्स में कोई एक लिख लो, यहाँ पे रिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर या ब्रैकेट में यहाँ /H हीट पंप भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हीट आ रहा है रेफ्रिजरेटर पे QL, ठीक है, एंड QH यहाँ से इस पे क्या हो रहा है, मतलब रिजेक्ट हो रहा है रेफ्रिजरेटर से। तो जो आएगा, जो सप्लाई होगा उसका पॉजिटिव साइन। तो अगेन साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी QL बाई TL, और ये सिंस ये जा रहा है तो समेशन करेंगे, लेकिन सिंस रिजेक्ट हो रहा है तो इसके मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव साइन माइनस QH बाई TH। अगेन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस आपको पता है कि यहाँ पे QL के जगह पे हम TL लिख सकते हैं, या आपको बोले तो यहाँ पे TL के जगह पे QL लिख सकते हैं, दोनों इक्विवेलेंट हो जाता है, मतलब इक्विवेलेंट है। तो ये कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा। यहाँ पे QH के जगह पे TH लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अगेन साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इक्वल टू 0, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो आपको साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ वेदर इंजन इज वर्क प्रोड्यूसिंग और वर्क कंज्यूमिंग। ये मैटर नहीं करता है कि हमारा जो इंजन है वर्क प्रोड्यूसिंग है और वर्क कंज्यूमिंग है। ये लैंग्वेज आप लिख लेना कि हमारा द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज ऑलवेज इक्वल टू 0, इट डजंट मैटर वेदर डिवाइस इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस और अ वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। जो मैं बोला हूं आप इसके नीचे लिख लेना। ठीक है, ये तो था रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब हम देखते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल को बोला है एक्सप्लेन करने के लिए, वही हम लोग कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छा ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आपका हीट इंजन हुआ, आपका रेफ्रिजरेटर हुआ, इससे मतलब अच्छा आपको एग्जांपल और क्या चाहिए। ठीक है, अब इरिवर्सिबल हीट इंजन की हम बात करते हैं। अब जो इंजन है हमारा इरिवर्सिबल है। ठीक है, तो अगेन ये इरिवर्सिबल हीट इंजन है, दैट इज टेकिंग हीट QH फ्रॉम हाई थर्मल रिजर्वायर एंड रिजेक्टिंग हीट
QL to the low thermal reservoir in irreversible manner. Obviously irreversible हीट इंजन है तो वर्क भी हमारा irreversible होगा। तो ऊपर जहां जो हीट आ रहा है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको रिवर्सिबल मैनर में लें क्या इरिवर्सिबल मैनर में लें। हमको क्या है, हीट इंजन को इरिवर्सिबल रखना है। जो थर्मल रिजर्वायर जहां से ये टेम्परेचर रिसीव कर रहा है वहां से हम ये हमारे ऊपर फ्रीडम है कि हम अपने अकॉर्डिंगली हीट सप्लाई कर सकते हैं। इफ यू सप्लाई हीट at a infinitesimally a small temperature difference that can be treated at reversible process, अगर finite temperature difference होगा तो irreversible process आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहां पे सपोज जो हीट आ रहा है वो रिवर्सिबल मैनर में आ रहा है, मतलब जो हीट ट्रांसफर हो रहा है इनफाइनाइटली स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस पे हो रहा है। ठीक है, तो ये हीट लिया, रिवर्सिबल हीट इंजन वर्क करेगा इरिवर्सिबल मैनर में। एंड ऑब्वियसली जब ये हीट इंजन से हीट निकलेगा, रिजेक्ट होगा, तो वो इरिवर्सिबल हीट रिजेक्शन होगा। तो QL इरिवर्सिबल यहां पे लिखें। अब इसके लिए देखते हैं कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q बाई टी क्या होता है। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q बाई टी, अगेन ये हीट आ रहा है, सप्लाई हो रहा है तो QH बाई TH, और रिजेक्ट हो रहा है तो यहां पे QL इरिवर्सिबल बाई TL। ठीक है, चलो अब QH यहां पे TL है, एक्चुअली TH होगा, TL गलत मिस्टेक से लिखा गया है। ठीक है, QH बाई TH माइनस QL बाई TL। तो यहां तक तो ये रिवर्सिबल था, तो ये आइडेंटिकल होगा, QH की जगह पे TH लिखेंगे तो 1 होगा। ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू क्या होगा। एक चीज और ऐड करना चाहते हैं फ्रेंड्स, हम लोग सेम टेम्परेचर लिमिट पे, ये जो टेम्परेचर यहां पे मान लो जो था TH, वहां भी यही सेम टेम्परेचर है, यहां पे जो TL था यहां भी सेम टेम्परेचर है। जस्ट हमने सेम टेम्परेचर लिमिट में रिवर्सिबल हीट इंजन के जगह पे इरिवर्सिबल हीट इंजन लगा दिया। ठीक है, तो देखो जब ये रिवर्सिबल था तो क्या था, QL बाई TL, ये क्या था, QL बाई TL इक्विवेलेंट होके 1 माइनस 1 के बराबर था, 0 था। अब क्या हो रहा है, यहां पे QL इरिवर्सिबल हो गया, तो क्या ये 1 के बराबर है, 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, इसको समझना है। इसको समझेंगे तब हमको इनइक्वालिटी अच्छे से समझ में आएगा। तो ये तो 1 हो गया, यहां पे ये तो 1 हो गया। अब वो जो QL है, TL तो हमारा मतलब जो भी है, TL हमारा जो है वो बदला नहीं है, TL अपने जगह पे फिक्स है। तो QL का वैल्यू अगर मतलब कम होगा तो वो मतलब कम होगा, QL का वैल्यू ज्यादा होगा तो 1 से ज्यादा होगा। तो QL का वैल्यू कम होगा कि ज्यादा होगा, इसको देखते हैं। तो जब इंजन हमारा रिवर्सिबल होता है, आपको पता है रिवर्सिबल इंजन होगा तो इससे वर्क आउटपुट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल इंजन व्हेन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट। कार्नट थ्योरम का स्टेटमेंट है, सेम टेम्परेचर लिमिट में एक रिवर्सिबल हीट इंजन है, दूसरा इरिवर्सिबल हीट इंजन है। तो रिवर्सिबल हीट इंजन का थर्मल इफिशियंसी इरिवर्सिबल से ज्यादा होगा। थर्मल इफिशियंसी ज्यादा होने का मतलब क्या है, रिवर्सिबल हीट इंजन ज्यादा वर्क प्रोड्यूस करेगा कंपेयर टू इरिवर्सिबल हीट इंजन। तो यहां पे सेम हीट में से वर्क ज्यादा होगा तो ये QL क्या होगा, कम मतलब रिजेक्ट होगा। सेम हीट में से ये जो वर्क होगा कम होगा, क्योंकि इससे ये वर्क कम होगा। सेम हीट में से यहां पे वर्क जो था इसके कंपेयर में कम होगा। तो रिजेक्शन क्या है, हीट जो है, जो बचा हुआ पार्ट ही तो रिजेक्ट होता है। तो यहां पे जो हीट जो हुआ ये कम लिया तो ज्यादा हीट यहां पे रिजेक्ट करेगा। मतलब जब प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो हीट ज्यादा रिजेक्ट कर रहा है, यानी ये जो QL है इरिवर्सिबल, QL रिवर्सिबल से ज्यादा है। तो ज्यादा है तो ऑब्वियसली पहले जब ये मतलब QL था उससे मतलब तब ये इक्विवेलेंट होके 1 होता था, लेकिन अब QL से ज्यादा है तो ये जो वैल्यू होगा, ये जो वैल्यू होगा ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, ग्रेटर देन 1 होगा। अब 1 से कोई वैल्यू ज्यादा माइनस हो रहा है, 1 में से मान लो 2 माइनस हो रहा था, -1, 1 में से 1.1 हो रहा है तो पॉइंट आपको पॉइंट -1, यानी कि ये जो वैल्यू होगा डेल Q बाई टी ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q बाई टी लेस देन 0 होगा, सिंस अब आपको समझ में आएगा QL इरिवर्सिबल का जो वैल्यू है QL रिवर्सिबल से ज्यादा है। समझ में आया होगा, प्रैक्टिकली समझे।
तो ये तो हमारा इरिवर्सिबल हीट इंजन के लिए था। तो इरिवर्सिबल हीट इंजन के लिए हमारा साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन 0। ठीक है, अब क्या ये जैसे था क्या वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, तो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस के लिए क्या यही होता है, जैसे हम लोग इधर देखें इधर भी देखते हैं। तो इस बार हमारा अगेन सेम टेम्परेचर लिमिट में रिवर्सिबल जो रेफ्रिजरेटर था यहां पे इरिवर्सिबल रेफ्रिजरेटर लगाते हैं। ठीक है, अगेन जो हमारा नीचे हीट ट्रांसफर हो रहा है रेफ्रिजरेटर को विथ हेल्प ऑफ दिस वर्क क्यूएल हो रहा है। अगेन ये रिवर्सिबल मैनर में हो रहा है, ये मतलब हमको ये इरिवर्सिबल है। इसके बाद क्या हो रहा है उससे मतलब है इसके पहले अब तो हमारे ऊपर अप टू अस हम इसको रिवर्सिबल मैनर में हीट सप्लाई करें या इरिवर्सिबल हीट में करें। ठीक है, तो इसके लिए ये वर्क इनपुट हुआ इरिवर्सिबल, हीट जो हुआ यहां से मतलब जो मतलब हाई टेम्परेचर बॉडी पे सप्लाई हुआ वो क्यूएच इरिवर्सिबल हुआ। ठीक है, तो अगेन साइक्लिक इंटीग्रल ये क्यूएल आ रहा है तो क्यूएल बाई टीएल और ये क्यूएच सिंस रिजेक्ट हो रहा है तो माइनस क्यूएच इरिवर्सिबल बाई टीएच। ठीक है, अगेन सेम थिंग कि ये जो क्यूएच इरिवर्सिबल बाई टीएच जो होगा वो मतलब क्या होगा, तो अगेन जब ये रिवर्सिबल था तो यहां पे वही सेम वैल्यू, यहां पे 1 यहां पे 1, तो इरिवर्सिबल होगा तो इसका वैल्यू जो पहले वाले वैल्यू से कम होगा कि ज्यादा होगा। टीएच तो अपनी जगह पे फिक्स है तो ऑब्वियसली ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा फिर से समझते हैं। वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, रिवर्सिबल का मतलब क्या, रिवर्सिबल का मतलब जो हम चाहते हैं, ठीक है, जो हम आइडियलाइज जो हम चाहते हैं, रिवर्सिबल एक्चुअल में तो होता नहीं है, वही होता है आपको रिवर्सिबल। आज से आप ये जान दो जो हम चाहें वो हो गया आपका रिवर्सिबल। तो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस में हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस करे। ठीक है, एंड जैसे मान लो वर्क प्रोड्यूसिंग, आप मान लो कि आपके पास पैसा छापने का मशीन है तो आप क्या चाहोगे, ज्यादा से ज्यादा आपका पैसा मतलब वो जो आपको प्रिंटर है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा छापते रहे, मतलब पैसा प्रोड्यूस करते रहे, तो आप खुश रहिएगा। दूसरा क्या है, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस, आपका पैसा ले रहा है तो आप क्या चाहिएगा, आपसे खूब ज्यादा पैसा ले नहीं, आप चाहिएगा कम से कम पैसा ले, क्योंकि आपका वो एनर्जी ले रहा है। चलो पैसे की बात नहीं, यहां पे क्या है वर्क इनपुट आप दे रहे हो, आप मोटर जैसे रेफ्रिजरेटर में मोटर रन कर रहे हो तो उस पे तुम मतलब जितना उसको वर्क दोगे आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल उतना ही ज्यादा होगा। तो आप रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या चाहते हो कि हमारा वर्क हो कम कंज्यूम, तो यहां पे जैसे था वर्क ये कम था, क्यूएल तो अपने जगह पे फिक्स है, अब यहां पे कुछ कम वर्क दे रहे हो तो क्यूएच क्या हो रहा है, ये क्यूएल प्लस सम कम वर्क। ठीक है, अब ऐसे समझ रहे हैं। यहां पे क्या है, जब कंज्यूम करेगा इरिवर्सिबल कंज्यूम करेगा तो मतलब क्या है, जो हमारा एक्चुअल प्रोसेस है उसमें तो कम मतलब कंज्यूम कर रहा था, सॉरी रिवर्सिबल प्रोसेस में, एक्चुअल प्रोसेस में क्या होगा वो ज्यादा, एक्चुअल में क्या होगा ज्यादा वर्क कंज्यूम करेगा। रिवर्सिबल में हम क्या चाहते थे, जो आइडियलाइजेशन था उसमें कम वर्क कंज्यूम कर रहा था, तो यहां पे वर्क कम कंज्यूम ज्यादा करेगा और यहां से अपना क्यूएल आ रहा है, तो ये दोनों को जब ऐड करोगे तो इन दोनों से क्या होगा, इन दोनों का समेशन ज्यादा होगा। तो इन दोनों का समेशन हीट बैलेंस इक्वेशन से दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, अगेन दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, लेकिन यहां पे सिंस ये वर्क कंज्यूम ज्यादा करेगा तो जो QH होगा इस QL से ज्यादा होगा। ऑब्वियसली अब QH जो इरिवर्सिबल QH से ज्यादा है तो इसका वैल्यू क्या होगा, हमारा 1 से ज्यादा होगा, यानी कि अगेन 1 में से 1 से ज्यादा घट रहा है तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी इज लेस देन 0। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये हमने देखा कि अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो हमारा ये मैटर नहीं करता। सेम लैंग्वेज आप लिख सकते हो, फॉर अ इरिवर्सिबल हीट इंजन इट doesn't matter whether it is work consuming or work producing device, the cyclic integral of del q by t is always less than 0। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या है प्रैक्टिकली भी हम लोग देख लिए कि साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए इक्वल टू 0 होता है, एंड साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल क्यू बाई टी फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस इज लेस देन 0, एंड दिस सिम्स लाइक अ यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है फ्रेंड्स, होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। लैंग्वेज जो लास्ट में हम कुछ बोले थे उसको लिख लीजिएगा, एंड 6 मार्क्स का क्वेश्चन था उसके लिए आपको सफिशिएंट था फ्रेंड्स। होपफुली फ्रेंड्स आपको मतलब मेरा जो भी मतलब ये PYQ का जो सीरीज है आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स, और आप होपफुली मतलब फॉर्मुलेटर में आप ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे आपको अच्छा से मतलब हर चीज आपको मतलब आपको अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा, टाइम से प्रोवाइड किया जाएगा, समय से मतलब प्रोवाइड किया जाएगा, एंड आपको अच्छे से गाइड किया जाएगा, नॉट ओनली फॉर योर
semester exam, for your all future, so that you will shine in future. ठीक है फ्रेंड्स, सो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में बताइए, एंड आप फॉर्मुलेटर अगर आप ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा यहां से गाइडेंस मिलेगा। ठीक है, तो अब हम जो क्वेश्चन नंबर 6 का बी है उसको करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 का बी जो है, एक बार मैं रीड करता हूं। 1 kg ऑफ एयर इनिशियली एट 8 bar and 380 Kelvin expand polytropically, ब्रैकेट में रिलेशन दिया हुआ है, PV to the power 1.2 equal to constant until the pressure is reduced to 1/5 value. Calculate first final specific volume and temperature. सेकेंड है इसका चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, कॉमा वर्क डन एंड हीट इंटरेक्शन, एंड थर्ड है आपका चेंज इन एंट्रोपी, एंड लास्ट में लिखा हुआ है इसका टेक आर इक्वल टू 0.287 किलो जूल्स पर केजी केल्विन एंड गामा इक्वल टू 1.4। ठीक है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। और जब मैं पार्ट 2 का मतलब सीरीज जब शुरू किया था, पार्ट 2 में आप देखिएगा तो सबसे स्टार्टिंग में एक चीज बताया था कि फर्स्ट लॉ से एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आता है, एंड फर्दर क्या है, फर्स्ट लॉ का यूज होता है सेकेंड लॉ वाले प्रॉब्लम में भी। सेकंड देखिए, सेकंड लॉ से क्या जस्ट चेंज इन एंट्रोपी पूछा है, एंड पार्ट 1 एंड पार्ट 2 क्या है आपको फर्स्ट लॉ से ही रिलेटेड है, यानी कि फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ कंबाइंड करके भी आपका प्रॉब्लम आता है। यानी कि अगर बोला जाता है फर्स्ट लॉ अगर आप अच्छे से सीख लिए तो वहां से आप एटलीस्ट 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें पार्ट 3 क्या है, चेंज इन एंट्रोपी, बहुत आसान एक फॉर्मूला है उसको यूज करना है, और आपका ये थर्ड प्रॉब्लम भी जो न्यूमेरिकल वाला थर्ड प्रॉब्लम है वो बन जाएगा। फर्दर अगर आप इसमें देखिएगा तो एक और फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ को कंबाइन करके प्रॉब्लम आया है, जो कि प्रॉब्लम नंबर 8 है। तो इसीलिए क्या है, आपको स्टार्टिंग में गाइड किया गया था कि आप जो भी बेसिक फॉर्मूला है फर्स्ट लॉ के, सेकेंड लॉ के, एंड जो भी आइडियल गैस इक्वेशन है, सीपी, सीबी, आर, गामा, ये सब का जो वैल्यू है, आइसेंट्रोपिक रिलेशंस है, उसको याद रखिएगा तो आपसे न्यूमेरिकल आराम से बनेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। हमारा क्वेश्चन 6 का बी है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। गिवन डेटा सबसे पहले लिखेंगे हम लोग। मास जो है हमारा m, वो है आपको 1 kg। अगर बात की जाए तो हम कोई भी प्रॉपर्टी निकाले, वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, आपका दोनों सेम होगा, क्योंकि मास 1 है। हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी पर यूनिट मास के लिए लिखते हैं, तो 1 से डिवाइड करो तो वही जो आपका एक्चुअल में जो टोटल है, तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम होगा। स्पेसिफिक जैसे वॉल्यूम इसमें पूछा है, आपको जो भी जैसे इंटरनल एनर्जी पूछा है, और आपको जो जस्ट स्पेसिफिक ना करके सीधे आपको वॉल्यूम पूछे, इंटरनल एनर्जी पूछे, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा क्योंकि मास हमारा 1 है। ठीक है, प्रेशर जो है डायरेक्ट हम लिखते हैं P1 एट स्टेट 1, इनिशियल में हम लोग 1 से डिनोट करेंगे, 8 बार। तो अगेन हम इसको क्या करेंगे, पास्कल में करेंगे। आपको पता है हम लोग बार में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, हमारा यूनिट जो है पास्कल या किलो पास्कल, ऐसा यूनिट के टर्म में यूज करेंगे। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक रिलेशन दिया हुआ है, टेम्परेचर भी दिया हुआ है 8 बार के अलावा। हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है T1 वो है आपको 380 केल्विन। प्रोसेस कैसा है हमारा, प्रोसेस है पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक P भी पावर 1.2 इक्वल टू कांस्टेंट। कहने का जो हमारा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है, या आपको इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन भी बोलते हैं, सो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स N जो है हमारा 1.2 है। ठीक है, इंडेक्स ऑफ एक्सपेंशन तब जब बोलते हैं जब एक्सपेंशन होता हो। ठीक है, अगर कंप्रेशन होगा तो इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, अंटिल प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/5
वैल्यू। उसके बाद जब एक्सपेंशन हो रहा है तो प्रेशर हमारा जो P2 है रिड्यूस हो जा रहा है 1/5 से, यानी कि इनिशियल वैल्यू P1 का 1/5 हो जा रहा है, यानी कि P1 जो है हमारा 800 है बाई 5, ये कितना हो जाएगा 160 किलो पास्कल। ठीक है, क्या निकालना है, कैलकुलेट फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। मतलब स्टेट 1 से 2 गया तो 2 पे हमारा जो वॉल्यूम है स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड टेम्परेचर उसको निकालना है। तो निकालते हैं। तो जो फर्स्ट में पूछा है, क्या पूछा है, फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम, डिनोट कर देते हैं ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा स्मॉल v2 एंड टेम्परेचर T2। ठीक है, सो अभी तो आपको मतलब फर्स्ट लॉ लगाना भी नहीं है, जस्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ये निकल जाएगा V2 एंड T2। तो यहां पे देखो मास दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है एंड पॉलीट्रॉपिक रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से हम V1 निकाल लेंगे एंड प्रेशर दोनों स्टेट पे दिया हुआ है, P1 P2 दोनों दिया हुआ है। तो अगर हम एक निकाल लें, अगर V1 कहीं का, ठीक है, अगर जैसे V कहीं का निकाल लें तो दूसरा भी निकल जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दो प्रेशर है यहाँ पे। तो V1 हम आराम से निकाल लेंगे। आपको बोले हैं जो बेसिक फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पे आइडियल गैस इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे और वहां से हम लोग V1 निकाल लेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है तो इसीलिए पर यूनिट मास के लिए निकालेंगे फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन। क्या होता है, PV इक्वल टू RT। स्पेसिफिक वॉल्यूम है, अगर यहां पे वॉल्यूम रहता तो MRT हो जाता, यही M वॉल्यूम में डिवाइड होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो PV इक्वल टू RT, तो जो हमारा यहाँ पे 1 के लिए लिख रहे हैं, स्टेट 1 के लिए, तो यहाँ पे सब 1 हो गया। सो स्मॉल v1 इक्वल टू RT1 बाई P1। R फॉर एयर क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है R का, CP का, CV का, गामा का वैल्यू हमेशा याद रखना है। तो हम लोग क्वेश्चन वाला वैल्यू लिखेंगे नहीं, आप लिख सकते हो, लेकिन आपको याद करना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन में R, CP, CV का वैल्यू दिया नहीं रहता है। एयर आपका जो है 90% एयर यूज होता है, तो एयर का जो भी मतलब आपको प्रॉपर्टी हो वो याद रहना चाहिए। तो R है यहाँ पे 0.287 इंटू किलो जूल्स में ले रहे हैं यहाँ पे। टेम्परेचर जो है आपको 380 डिवाइडेड बाई P1 जो है आपको 800 किलो पास्कल, इसीलिए ऊपर हम किलो जूल्स में रखे हैं। अगर पास्कल में रखते हैं तो जो R का वैल्यू भी हम जूल्स में रखते हैं, तो हमारा यूनिट मतलब यहाँ के किलो का किलो कैंसिल हो गया, तो हमारा जो यूनिट होगा उसका ऐसा यूनिट जो है हमारा मीटर क्यूब पर केजी। तो इसका वैल्यू एक बार चेक करते हैं। इसका जो वैल्यू आएगा आपको, ये आएगा 0.136 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, सो V1 निकल गया वहां पे। तो V2 हम पॉलीट्रॉपिक रिलेशन से निकालेंगे फ्रॉम पॉलीट्रॉपिक रिलेशन। प्रेशर वॉल्यूम का पॉलीट्रॉपिक रिलेशन क्या हो जाएगा, P1 V1 पावर 1.2 इक्वल टू P2 V2 पावर 1.2। क्या निकालना है, V2 निकालना है। सो V2 बाई V1, दोनों में पावर है तो ओवरऑल पावर 1.2। क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएं तो इसको इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा P1 बाई P2। सो V2 बाई V1 क्या हो जाएगा, P1 बाई P2। इस पे पावर था तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बाई जो पावर है 1 बाई 1.2। सो V2 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, V1 इंटू P1 बाई P2 पावर 1.2। सो V1 आपको निकला हुआ है 1.136 एंड P1 बाई P2 का आपका रेशियो भी पता है, ये इसका 1/5 हो जा रहा है 5 है, या डायरेक्ट आप वैल्यू लिख लो कोई दिक्कत नहीं, 800
डिवाइडेड बाय 160 पावर 1 बाई 1.2। कैलकुलेटर का यूज करोगे और इसका वैल्यू आपको जो आएगा वो आएगा 0.52 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है। फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम V2 निकल गया एंड टेम्परेचर। तो टेम्परेचर आपके पास प्रेशर P2 भी है एंड टेम्परेचर T2 निकालना है, प्रेशर P2 है, मास आपका कांस्टेंट है, R है, तो अगेन वहां से P2 V2 इक्वल टू RT2, वहां से T2 निकाल लो या पॉलीट्रॉपिक रिलेशन से निकाल लो, क्योंकि दो प्रेशर एक टेम्परेचर है तो तुम्हारा जो मतलब दूसरा वाला जो पार्ट है वो भी निकल जाएगा। चलो पॉलीट्रॉपिक रिलेशन ही लगा देते हैं। सिंस T2 बाई T1 P2 बाई P1 पावर n माइनस 1 बाई n होता है, तो n क्या है यहां पे 1.2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.2। सो T2 क्या हो जाएगा यहां पे T1 इंटू P2 बाई P1 पावर 0.2 डिवाइड बाई 1.2। सो T1 आपका शायद 380 है इंटू P2 जो है 160, P1 है 800 पावर 1.2 डिवाइड बाई 1.2। तो यहां से आपको फाइनल टेम्परेचर निकल गया और ये आ रहा है आपको 290.59 केल्विन। अभी तक देखो हम लोग जो ये प्रॉब्लम बनाए, जस्ट हमारा फॉर्मूला जो है, जैसे पॉलीट्रॉपिक रिलेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, आइडियल गैस इक्वेशन जस्ट पीवी इक्वल टू एमआरटी, उतना से इसका फर्स्ट पार्ट बना। इवन अपनी अभी हम लोग जो फर्स्ट लॉ है उसका भी फॉर्मूला यूज नहीं किए हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट दोनों निकल गया, यहां पे T2 निकला और यहां पे हमारा स्मॉल V2 निकल गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में पूछा है चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड हीट इंट्रैक्शन। क्या पूछा है, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू। स्पेसिफिक नहीं पूछा है, जस्ट इंटरनल एनर्जी, तो कैपिटल डेल्टा यू निकालेंगे। ऐसे दोनों सेम होगा क्योंकि हमारा मास है 1 kg। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी वर्क डन मतलब आपको W एंड हीट इंट्रैक्शन एंड हीट इंटरैक्शन बोले तो Q। ठीक है, अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, वर्क डन, हीट इंटरैक्शन, सो 1 बाय 1 निकालते हैं। पॉलीट्रॉपिक वर्क डन आपको पता है, वर्क डन फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, P1 V1 कैपिटल में लिख रहे हैं, वॉल्यूम लिख रहे हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसे दोनों सेम है, हम लोग कैपिटल W इसलिए कैपिटल B1 माइनस, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो अगर स्मॉल लिखते तो यहाँ पे स्मॉल होता एंड यूनिट जो आता आपको जूल्स या किलो जूल्स पर केजी के फॉर्म में आता। यहाँ पे टोटल लिख रहे हैं इसीलिए जूल्स या किलो जूल्स में आएगा। P1 B1 माइनस P2 B2 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। सो W P1 जो है हमारा 800, B1 यहाँ पे स्मॉल B1 के बराबर है क्योंकि मास 1 है, तो ये जो B1 है कहां गया, पॉइंट कहां गया वो B1 B1 कहां गया, छुप गया कहीं, यहां पे 0.136। ठीक है, स्मॉल B1 है, कैपिटल B1 भी वही होगा क्योंकि मास 1 है, इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो ये केजी कट जाएगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए दोनों सेम है, कंफ्यूज नहीं होना है। P2 जो है हमारा 160 इंटू V2
सो स्मॉल v2 के बराबर है ये कितना है 0.52 डिवाइडेड बाई n माइनस वन यानी 1.2 माइनस वन। यहां ब्रैकेट में हम कहीं लिख देते हैं, कंफ्यूजन ना हो। यहां पे लिखेंगे तो आप फॉर्मूला में कंफ्यूज कर जाओगे, कहीं तो लिखना पड़ेगा। यहां पे लिखते हैं सिंस स्मॉल v1 इक्वल टू कैपिटल v1, स्मॉल v2 इक्वल टू कैपिटल v2। लिख लेना, अभी शायद कोई कंफ्यूजन, मतलब अभी तो नहीं है, कहीं बाद में हो उसके लिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो वर्क डन का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 128 किलो जूल्स। ठीक है, 128 किलो जूल्स इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल लो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको पता है एम सी वी डेल्टा टी, यानी कि T2 माइनस T1, दोनों टेम्परेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा एम यहां पे 1 है, सी बी क्या होता है एयर के लिए 0.718, T2 हमने निकाला था, कहां गया T2, यहां पे 290.59 माइनस T1 है हमारा 380। सो यहां से हमारा इंटरनल एनर्जी निकलेगा -64.196, -64.196 किलो जूल्स। टेम्परेचर जो है आपका वहां पे ड्रॉप हुआ है, इंटरनल एनर्जी इज टेम्परेचर, दैट इज वाई आपको इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज करेगा, इसलिए माइनस साइन आया है। ठीक है, अब हीट इंटरेक्शन आपको पता है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो हीट इंटरेक्शन का आप दो तरीका है, एक तो फर्स्ट लॉ लगा दो, या इसी का यूज करेंगे, हम फॉर्मूला क्यों लिखें। अदरवाइज हमको इंटरनल एनर्जी नहीं पूछता, डायरेक्ट वो पूछता आपको हीट इंटरेक्शन, तो फॉर्मूला क्या होता है गामा माइनस एन डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन इंटू वर्क डन। लेकिन यहां पे दोनों चीज दिया हुआ है, तो हमारा फ्रॉम फर्स्ट लॉ Q माइनस डब्ल्यू इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो Q जो हो जाएगा W प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। W है 128 माइनस इंटरनल एनर्जी होगा 64.196। सो यहां से हमारा निकल गया हीट इंटरेक्शन Q का वैल्यू जो आएगा वो आएगा आपको 63.804 किलो जूल्स। पार्ट टू देखो, पार्ट टू भी हमारा हो गया। पार्ट टू में हमारा फर्स्ट लॉ यूज हुआ, पार्ट वन में हमारा प्रॉब्लम का बेसिक फॉर्मूला यूज हुआ, एंड पार्ट थ्री में भी एक छोटा सा फॉर्मूला चेंज इन एंट्रोपी का, एकदम छोटा सा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। सो इसका थर्ड पार्ट जो है उसमें हमको क्या निकालना है, चेंज इन एंट्रोपी। बोले तो फाइनल माइनस इनिशियल, जिसको हम लोग डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, होपफुली सबको पता भी होगा, बहुत ही छोटा फॉर्मूला है। ठीक है, टीडीएस इक्वेशन से आता है, आपको फर्स्ट लॉ का यूज कीजिएगा, तो वहां पे आपको जो टीडीएस क्या हो जाएगा, टीडीएस हो जाएगा आपको डी यू प्लस पी डी वी। फिर डी यू को आप क्या लिखते हैं सीपी, सॉरी डी यू को लिखिएगा सी बी डी टी, एंड उसको आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो आपको चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला आ जाएगा। एंड दूसरा इन टर्म्स ऑफ इंथाल्पी भी आप लिखिएगा, आपको टीडीएस हो जाएगा डीएच माइनस बी डीपी, एंड फिर उसको एक्सपेंड कीजिएगा तो चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला आएगा। तो कोई भी फॉर्मूला जो चेंज इन एंट्रोपी का, चलो हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला नंबर 1 वो होता है सी बी एल एन T2 by T1 प्लस आर एल एन
V2 बाई V1। दूसरा फॉर्मूला इसका जो है Cp के टर्म में Cp ln T2 बाई T1 माइनस R ln P2 बाई P1। ये DH इंथाल्पी वाला रिलेशन यूज किए हैं, यहां पे हमारा इंटरनल एनर्जी बोला, ठीक है। Cp माइनस Cv में भी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो क्योंकि Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। तो ये दो रिलेशन आपको यूज करना है एंड फर्स्ट लॉ यूज करना है। आप सेकंड लॉ से मतलब फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ से आप बहुत सारे प्रॉब्लम बना सकते हो। अब बाकी जो सेकंड लॉ का प्रॉब्लम है थर्मल इफिशिएंसी अवेलेबल एनर्जी का, वो भी इजी ही रहता है, ठीक है। तो हम कोई एक यूज करते हैं, चलो हम लोग ऊपर वाला यूज करते हैं। आप अपने मतलब इसको आप नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि आपको बस ये दो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एंड बहुत आसान से प्रॉब्लम आते हैं, जस्ट आपको फॉर्मूला का यूज करना है। तो हम लोग इसका यूज करते हैं, चेंज इन एंट्रोपी S2 माइनस S1 जो होगा Cv ln T2 बाई T1, कोई आप यूज करो R ln V2 बाई V1, ठीक है। Cb ईयर का 0.718 ln T2 शायद हमारा 290 कुछ आया था, यस 290.59। यहां पे T1 है, ये है 380। R आपको पता है 0.287 किलो जूल्स में सब कुछ ले रहे हैं। ln V2 जो है हमारा 0.52 शायद था, यस 0.52 डिवाइड बाय 0.136 यही था, यस। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा आपको 0.192 किलो जूल्स पर केल्विन, ठीक है, किलो जूल्स पर केल्विन। अब देखो अगर पर यूनिट मास अगर हम इसको स्पेसिफिक वॉल्यूम मानेंगे किलो जूल्स पर केजी केल्विन होगा, उसको कैपिटल इंट्रोपी मानोगे तो दोनों सेम होगा क्योंकि मास सेम है। अगर यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम डालते यहाँ पे तो वो आता आपको किलो जूल्स। देखो पर यूनिट मास यहाँ पे क्या है, रेशियो है, तो दोनों ऐसे भी सेम है और मास भी सेम है, तो ये किलो जूल्स पर केजी केल्विन लिखो या किलो जूल्स पर केल्विन लिखो, दोनों हमारा सेम ही आएगा। बाकी सब में हम पर यूनिट मास के लिए नहीं निकाले हैं तो इसलिए हम यहाँ पे पर यूनिट मास के लिए नहीं निकाले, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपका शायद 10 मार्क्स का नहीं 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ को कंबाइंड हुआ था। कंबाइंड क्या हुआ था, लास्ट में एक छोटा सा आपको एंट्रोपी का फॉर्मूला यूज करना था एंड ये भी प्रॉब्लम आपका हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। सो प्रॉब्लम नंबर 7 का जो ए है फ्रेंड्स 6 है। प्रॉब्लम जो है क्या है, पूछा है कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी। उसके बाद पूछा है व्हेन डज द सिस्टम बिकम डेड, मतलब आपका अवेलेबल एनर्जी एंड अनअवेलेबल एनर्जी क्या होता है एंड सिस्टम को कब हम लोग बोलते हैं कि ये डेड स्टेट में है, ठीक है। सो अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी जो है सेकंड लॉ का एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है, लाइक एंट्रोपी एंड कार्नोट साइकिल। अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी भी बहुत जरूरी है। सो अगर शॉर्ट में बोला जाए तो किसी भी सिस्टम से आप कितना ज्यादा से ज्यादा वर्क जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं, कितना ज्यादा से ज्यादा वर्क आप उससे ले सकते हैं अपने यूजफुल के लिए, यूजफुल पर्पस के लिए, उसी को बोला जाता है अवेलेबल एनर्जी, एकदम शॉर्टकट में, ठीक है। एंड यहां पे कन्वर्जन की बात हो रही है तो दो तरह का एनर्जी होता है, एक होता है हाई ग्रेड एनर्जी, एक होता है लो ग्रेड एनर्जी। तो हम लोग जैसे स्टार्टिंग में जब पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स तो वहां पे हीट एंड वर्क का बात किए थे, जहां पे हम लोग कहे थे कि वर्क इज ए हाई ग्रेड एनर्जी एंड हीट इज ए लो ग्रेड एनर्जी। तो हीट को ही लो ग्रेड एनर्जी नहीं बोलेंगे, लो ग्रेड एनर्जी ऐसा एनर्जी होता है जिसका कंप्लीट कन्वर्जन हाई ग्रेड एनर्जी में पॉसिबल नहीं होता है। जैसे हीट हुआ एंड सम स्टोर्ड एनर्जी भी जो होता है उसको भी हम लोग लो ग्रेड एनर्जी बोलते हैं। लेकिन जो वर्क है हाई ग्रेड एनर्जी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसका कंप्लीट कन्वर्जन हीट में पॉसिबल है। तो अवेलेबल एनर्जी भी उसी टाइप का पार्ट है, उसी मतलब उसी लो ग्रेड एनर्जी से डिफाइन करते हैं कि द पार्ट ऑफ लो ग्रेड एनर्जी which can be
converted into high graded energy as much as possible is called available energy। कि लो ग्रेड एनर्जी का हम कितना ज्यादा से ज्यादा मतलब हाई ग्रेड एनर्जी में कन्वर्जन कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं आपको अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, एंड जो रेस्ट बचा हुआ पार्ट जो रिजेक्ट होना ही है अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसको बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। ठीक है, अब इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया? तो जब हम लोग हीट इंजन साइकिल पढ़ रहे थे तो वहां पे एक डिस्कशन हुआ था कि जो साइक्लिक डिवाइस है उससे हीट रिजेक्शन इज मतलब होना ही होना है। अब जैसे हीट रिजेक्शन क्या है, आपका एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग आपको बोला जाए, जैसे हम लोग पावर प्लांट रैंकिन साइकिल की बात करें तो उसका जो इफिशियंसी होता है 30 to 35% होता है, यानी कि 70 to 65% आपका एनर्जी जो है रिजेक्ट हो रहा है, उतना एनर्जी वेस्ट हो रहा है। आपके जो रिसोर्सेस हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं तो जनरेट तो कम हो रहा है, पावर जनरेशन कम हो रहा है, उससे ज्यादा आपको रिजेक्शन मतलब एनर्जी वेस्ट हो रहा है, आपका मनी आपके रिसोर्सेस खत्म हो रहा है। एंड एनर्जी जो है आपका पूरा वर्ल्ड वाइज एक बहुत बड़ा कंसर्न है, एंड पीपुल साइंटिस्ट एवरीवन रिलेटेड टू दिस फील्ड इज वर्किंग टू सेव द एनर्जी। अब सेव द एनर्जी की बात हुआ तो कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो गया कि जो हमारा जो बेस्ट पार्ट है, जो हम लोग जो बेस्ट कर रहे थे उसको कम से कम बेस्ट करें। कम से कम बेस्ट करने का मतलब क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा वर्क जो है, ज्यादा से ज्यादा वर्क आउटपुट लें, मतलब उस जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा अपने यूज में ले, यूजफुल एनर्जी में ले। तो उसी कॉन्सेप्ट पे आया है अवेलेबल एनर्जी, कि हम किसी भी सिस्टम से कितना ज्यादा से ज्यादा वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, वही आपका होता है अवेलेबल एनर्जी। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन के टर्म में हम लोग इसको डिफाइन किए हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि जो मैक्सिमम पॉसिबल मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क एनर्जी जो होता है, जो वर्क होता है जहां पे लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रहा है, उसको हम लोग अवेलेबल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक्सर्जी भी बोलते हैं, अवेलेबिलिटी भी बोलते हैं, वर्क पोटेंशियल भी बोलते हैं, क्योंकि हमारा लो ग्रेड एनर्जी आपका हाई ग्रेड एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो रहा है। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसको बोलते हैं अनअवेलेबल एनर्जी। एंड डेड स्टेट क्या होता है, जब जो सिस्टम होता है सराउंडिंग इन्वायरमेंट से मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाता है, तब उसको हम लोग डेड स्टेट बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है डेड स्टेट। डेड स्टेट कहने का मतलब क्या है, मान लो कोई सिस्टम है, उसका टेम्परेचर है 500 डिग्री सेल्सियस एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर है आपको कुछ 25 डिग्री सेल्सियस। तो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस यू हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्सट्रैक्ट हीट, मतलब हीट का इंटरेक्शन होगा, दैट हीट यू कैन कन्वर्ट इनटू वर्क। ठीक है, अब कितना ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट कर सकते हो वो डिपेंड करता है कि दे मस्ट हैव द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हीट ट्रांसफर होगा। अगर आपके पास हीट है, यू कैन यूज सम लाइक हीट इंजन, you can imagine some heat engine because you have a temperature difference. You can imagine some heat engine between this temperature difference, and due to that you can extract some work, some useful work. तो जब भी टेम्परेचर डिफरेंस है तो आप वर्क को मतलब प्रोड्यूस कर सकते हो। उसी तरह आपको मान लो कि कुछ प्रेशर डिफरेंस है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में, तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस यू कैन एक्सपेंड द गैस का एक्सपेंशन होगा, वर्क प्रोड्यूस होगा। तो अगेन यू विल हैव सम अपॉर्चुनिटी टू प्रोड्यूस द वर्क पावर। अगेन सब मान लो कि आपको जैसे कुछ मतलब वेलोसिटी डिफरेंस है सिस्टम एंड को सराउंडिंग के, तो ड्यू टू वेलोसिटी डिफरेंस यू विल हैव काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी डिफरेंस है, तो काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी का यूज आप कर सकते हो टरबाइन्स के रोटर ब्लेड को रोटेट करने के लिए, शाफ्ट को रोटेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है, तो वही बोला जाता है व्हेन देयर इज अ प्रॉपर्टीज डिफरेंस। प्रॉपर्टी क्या हुआ, जैसे टेम्परेचर, आपको प्रेशर हो गया, आपको एक तरह का वेलोसिटी हो गया, जहां से आप काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो। तो जब भी आपको प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होंगे तो आप वहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो डिफरेंस कब तक कर सकते हो, जबकि ये डेड स्टेट में ना चला जाए। डेड स्टेट का मतलब कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हो रहा है, कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, आपको थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो अब जब कोई डिफरेंस ही नहीं है सिस्टम एंड मतलब जो आपको इन्वायरमेंट है, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो गए, तो आप वहां से एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो इसी स्टेट को
हम लोग बोलते हैं डेड स्टेट। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो सिस्टम हमारा डेड स्टेट में पहुंच जाता है। जैसे आपका पूरा इन्वायरमेंट है, इट इज हैविंग अ प्लेंटी ऑफ एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी है, लेकिन इन्वायरमेंट में देखो सभी जगह क्या है, मतलब यहाँ का प्रेशर सेम, यहाँ का प्रेशर सेम, यहाँ का टेम्परेचर सेम, रिवर देख लो, सी देख लो, उनके पास तो एनर्जी बहुत है, लेकिन इंट्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई प्रॉपर्टीज डिफरेंस नहीं है। तो इन्वायरमेंट इज ए गुड एग्जांपल ऑफ डेड स्टेट। एनर्जी तो बहुत है लेकिन कोई डिफरेंस नहीं है, तो यू कैन नॉट कैच एनी काइंड ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो ये हुआ आपका डेड स्टेट, ये हुआ आपका अवेलेबल एनर्जी। क्वेश्चन जो है आपका 6 मार्क्स का पूछा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देंगे। ये तो हमने जस्ट डेफिनेशन बताया कि अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो चलो लेट अस कंसीडर वी हैव अ हीट इंजन। हीट इंजन से ही समझते हैं। हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर लिमिट, लेट अस कंसीडर अ हीट इंजन working between two reservoirs. One is high temperature reservoirs at temperature TH, आप लिख लेना, high temperature reservoir at temperature TH and low temperature reservoir at temperature TL, ठीक है। ये हमारा हीट इंजन है, रिवर्सिबल ले रहे हैं। आपको पता है हमको अवेलेबल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम जो लो ग्रेड का जो एनर्जी है हीट को मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्क में कब कन्वर्ट कर सकते हैं, जब वो रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल इंजन होगा उसका इफिशियंसी मतलब इरिवर्सिबल जो एक्चुअल इंजन है ज्यादा होगा। तो अगर जितना रिवर्सिबल के करीब हम जाएंगे उतना ही ज्यादा से ज्यादा वर्क हम प्रोड्यूस करेंगे। एग्जैक्टली रिवर्सिबल होगा तो सबसे ज्यादा वर्क प्रोड्यूस होगा, इसीलिए हम लोग रिवर्सिबल इंजन ले रहे हैं। यहां से ये हीट लिया QH और यहां पे ये हीट रिजेक्ट किया QL एंड दिस इज द टेम्परेचर ऑफ लो थर्मल रिजर्वायर, ठीक है, एंड दिस विल प्रोड्यूस वर्क आउटपुट। तो अगर हम बात करें कि अगर इसका वर्क जो होगा हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्क जो मिलेगा कब मिलेगा, जब हमारा इफिशियंसी मैक्सिमम हो, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग QH, ठीक है। थर्मल इफिशियंसी पता है, अब चलो इसको थर्मल इफिशियंसी क्या होता है, आपको वर्क डन बाय हीट सप्लाई जो QH आ रहा है मैक्सिमम कब होगा, जब ये थर्मल इफिशियंसी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब ये रिवर्सिबल होगा। कहने का मतलब ये जो TH है ये कार्नट हीट इंजन का आपको थर्मल इफिशियंसी है, ठीक है। सो W मैक्स जो होगा, अब आपको पता है थर्मल इफिशियंसी ये कार्नट हीट इंजन का मैक्सिमम कब होता है, जब रिवर्सिबल होगा तब मैक्सिमम होगा। तो हम यहां पे इसको लिख सकते हैं TL/TH, ठीक है, TL/TH लिख सकते हैं। तो ये आपको निकल गया TL/TH। अब हमको क्या करना है, हमको मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबिलिटी की तरफ देखना है। तो अब देखो वर्क मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा TH ज्यादा होगा और TL कम होगा। फॉर W max आपका TH शुड बी हायर एंड TL शुड बी लोअर, ठीक है। अब हमको क्या है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वर्क चाहिए। हम यहां पे संतुष्ट नहीं है, अब हमको पता नहीं है कि TL क्या है, हमको पता नहीं है कि TL क्या है। TH जैसे आप रैंकिन साइकिल पावर प्लांट में हो तो वहां पे फर्नेस है, वहां पे हीट है, तो मान लो ये जो रिसोर्स है इसको हम ज्यादा मैनिपुलेट नहीं करें, उसके लिए हमको एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, हमको वहां पे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। एंड मिनिमम TL को जो है मिनिमम टू मिनिमम बिना एनी एफर्ट हम कहां तक ले जा सकते हैं, जहां पे हमको कोई एफर्ट कोई अरेंजमेंट ना करना पड़े। तो मिनिमम टू मिनिमम TL इज पॉसिबल व्हेन इट इज एट इन्वायरमेंटल टेम्परेचर। जो हमारा इन्वायरमेंट है एक्चुअली हीट निकल रहा है, तो इसको रिजेक्ट करें तो कम से कम टेम्परेचर का क्या है, जो हमारा इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट में जब हम उसको रिजेक्ट करेंगे तो हमको इन्वायरमेंट में कुछ थोड़े करना है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। तो मिनिमम TL पॉसिबल इज द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है। तो ये जो हुआ ये इन्वायरमेंटल टेम्परेचर के करस्पॉन्ड में। अब अवेलेबल एनर्जी भी हम विथ रिस्पेक्ट टू इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, सराउंडिंग ना करके हम लोग इन्वायरमेंट कहते हैं, क्योंकि जो एडजेसेंट सराउंडिंग है, हो सकता है कि ये रूम है,
इसमें क्या है, ब्लोअर चल रहा है, हमारा टेम्परेचर भी कुछ है लेकिन ब्लोअर का भी कुछ टेम्परेचर है। तो अगर इन्वायरमेंट जस्ट इस रूम की बात करें तो हो सकता है कि बाहर का जो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट हो उसका टेम्परेचर इससे इससे कम हो, ठीक है, इससे कम हो। इसीलिए हम लोग सराउंडिंग वर्ड यूज करके ना हम लोग इन्वायरमेंट की बात करते हैं। इन्वायरमेंट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लो थर्मल रिजर्वायर, ठीक है। ठीक, तो मिनिमम इन्वायरमेंटल टेम्परेचर क्या हो सकता है, टी नॉट हो सकता है। इसीलिए जो डब्ल्यू मैक्स जो होगा, डब्ल्यू मैक्स जब होगा, जो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमको टीएल को कम करना है, तो डेट कैन बी रिटेन एज टी नॉट बाई टीएच। आप लिख सकते हो कि द मैक्सिमम द मिनिमम वैल्यू ऑफ टीएल इज पॉसिबल व्हेन इट रीचेस टू द इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, ठीक है। इन्वायरमेंटल टेम्परेचर पे हम कैसे रीच करेंगे, बिना किसी एफर्ट, बिना किसी अरेंजमेंट के हम इन्वायरमेंटल टेम्परेचर को अचीव कर सकते हैं। और हम इन्वायरमेंट के करस्पॉन्ड में ही अवेलेबल एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है, कि हमारा जो डेड स्टेट, यही इन्वायरमेंट के ये टेम्परेचर इस टेम्परेचर के बराबर होता तो ये डेड स्टेट पे पहुंच जाता, ठीक है। तो ये हमारा हुआ मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क। मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क, एंड इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सर्जी बोलो या अवेलेबल एनर्जी बोलो या अवेलेबिलिटी बोलो। सो ये हमारा है मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क, ठीक है। तो अगर हम अनअवेलेबल की बात करें तो आपको पता है जो बचा हुआ पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है, जो मतलब यहां पे तो जैसे डब्ल्यू मैक्स हो गया, तो जो रेस्ट बचा हुआ पार्ट जो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अनअवेलेबल एनर्जी। सो ये हो गया अवेलेबल एनर्जी, एक्सर्जी और अवेलेबल एनर्जी। ये ही शॉर्टकट में लिखे, आप पूरा लिख लेना। अनअवेलेबल एनर्जी क्या हो जाएगा बताओ, अनअवेलेबल एनर्जी का मतलब जो रिजेक्ट हुआ, क्यूएल। तो फ्रॉम क्यूएल बाई क्यूएच आपको पता है टीएल बाई टीएच, एंड हम लोग जो मैक्सिमम जो वर्क ऑब्टेन किए हैं वो किसके रेस्पेक्ट में, टी नॉट। टीएल के जगह पे क्या हो गया, टी नॉट। सो जो क्यूएल हुआ वो क्या हो गया, क्यूएच से मल्टीप्लाई हो जाएगा क्यूएच इंटू टी नॉट बाई टीएच। ठीक है, ये हमारा अवेलेबल एनर्जी है। अवेलेबल एनर्जी एक्स से डिनोट भी करते हैं या बहुत लोग ए से भी डिनोट करते हैं। ये अनअवेलेबल एनर्जी हुआ, ये हमारा हो गया अनअवेलेबल एनर्जी। एक तरह का आपको फॉर्मूला भी हो गया ये। अब हमको क्या है, अब ऐसा नहीं है कि हमको हर प्रॉब्लम में आपको इन्वायरमेंट की टेम्परेचर की बात की होगी। जस्ट आपको मान लो हीट इंजन का अगर प्रॉब्लम दिया हो तो जो मिनिमम, मान लो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर दिया नहीं है, एक लोअर टेम्परेचर जो सिंक एक तरह का आप बोलो इसको, उसका टेम्परेचर दिया है टीएल, तो यहां पे टीएल ही यूज करेंगे। अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर दिया होगा तो यहां पे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर यूज करेंगे। तो अगर नहीं दिया है तो मैक्सिमम आपको ऑब्टेनेबल वर्क यही है। अगर इन्वायरमेंट दिया है तो मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क ये है। एंड जो रेस्ट पार्ट हुआ, जो रिजेक्ट हो रहा है, वो आपको क्या है, मतलब ये, मतलब सिंपली क्यूएल। क्यूएल को आप कैलकुलेट कर लो, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। ये जो हमारा क्यूएच है माइनस डब्ल्यू, तो क्यूएच माइनस आप बोल सकते हो अवेलेबल एनर्जी जो होगा अनअवेलेबल एनर्जी। आप बोल सकते हो कि जो हमारा एनर्जी आ रहा है, जो टोटल एनर्जी आ रहा है, अब इस टोटल एनर्जी को उस टोटल एनर्जी जो एक्चुअल में टोटल एनर्जी उससे कन्वर्ट मत करना, मतलब जो टोटल हीट आ रहा है उसमें से जो आप अवेलेबल एनर्जी को घटा रहे हो तो आपका अनअवेलेबल एनर्जी निकल रहा है। ठीक है, ये तो जस्ट था आपको एक साइक्लिक डिवाइस के लिए। अगर साइक्लिक डिवाइस नहीं हो, एक चीज और, ये सिस्टम क्या डेड स्टेट में पहुंचेगा, ये सिस्टम क्या डेड स्टेट में पहुंचेगा, तो नहीं पहुंचेगा, क्योंकि यहां पे जो थर्मल रिजर्वायर है उसका इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है। ठीक है, तो यहां से आप हीट निकालोगे तो ये टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा। तो ये जब टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा, ये साइकिल अपना चलते रहेगा, साइकिल चलते रहेगा, ये वर्क प्रोड्यूस करते रहेगा। डेड स्टेट में कैसे पहुंच सकता है, कंटिन्यूअसली हमारा पावर प्लांट में ये हीट सप्लाई हो रहा है और ये वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। अब सपोज हमारा एक सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है, सपोज वी हैव अ हॉट पोटैटो,
एक पोटैटो है, उसका टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एंड पोटैटो को जैसे क्या है, पहले इंसुलेटेड था, एक रूम में था, तो उसके पास क्या था, एक अपॉर्चुनिटी था, मतलब वर्क प्रोड्यूस करने का। कैसे वर्क प्रोड्यूस करने का? अब मान लो इस पोटैटो को हम लोग इन्वायरमेंट में रख दिए, इन्वायरमेंट में, एंड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? ड्यू टू दिस टेम्परेचर डिफरेंस इनके पास अपॉर्चुनिटी है आपको वर्क प्रोड्यूस करने का। कैसे? अब मान लो कि हम इसके बीच में एक इमेजिनरी हीट इंजन सोच सकते हैं। मान लो ये पोटैटो है, थोड़ा और नीचे लिखते हैं, इन्वायरमेंट हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे, जिसको टी नोट से डिनोट करें। बहुत अच्छे से समझना, ये फॉर्मूला का आपको यूज होगा, ये जो फॉर्मूला है इसका यूज होगा, इसका यूज होगा। तो यहां पे एक हम इमेजिनरी हीट इंजन समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक हीट इंजन है, एंड ये मैक्स और इस टेम्परेचर लिमिट के बीच ये वर्क कर रहा है, ठीक है। इस टेम्परेचर लिमिट के बीच ये वर्क करेगा, वर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो हमारा इसका अगर हम लोग W मैक्स की बात करें या अवेलेबल एनर्जी की बात करें, तो ये क्या होगा इसका अवेलेबल एनर्जी? तो ऑब्वियसली वही चीज, यहां से जो हीट आ रहा है QH इंटू 1 माइनस, जिसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं, देखो इन्वायरमेंट के रेस्पेक्ट में लिखते हैं तो T नॉट, एंड जिस टेम्परेचर पे लिखते हैं, जैसे इसके लिए लिख रहे थे तो वहां पे टेम्परेचर QH था, तो यहां पे 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो यहां पे T नॉट डिवाइडेड बाई जो टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस, इसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको बिल्कुल इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पे जो टेम्परेचर है इसका इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, यहां से हीट निकल रहा है तो वो ड्रॉप नहीं हो रहा है, ठीक है। ये टेम्परेचर जो है हमारा हाई थर्मल रिजर्वायर, लो थर्मल रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर जो भी हो, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, वो जो है हमारा चेंज नहीं होगा, एकदम इनसिग्निफिकेंट चेंज होगा, जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या होगा, जैसे हीट निकलेगा ये जो है इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा, एंड कंटिन्यूअसली 250 से 200 आएगा। 200 पे इसके पास अपॉर्चुनिटी है वर्क प्रोड्यूस करने का, 150 पे आपके पास, इसके पास मतलब आपको क्या बोलते हैं, अपॉर्चुनिटी वर्क प्रोड्यूस करने का। ये करते 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 कब तक वर्क प्रोड्यूस करेगा? जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए, यानी कि डेड स्टेट तक नहीं पहुंच जाए। इसीलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा यहां पे। अक्रॉस द टेम्परेचर चेंज, जो टेम्परेचर चेंज 250 से 25 डिग्री के सेल्सियस में हो रहा है, उसके अक्रॉस हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख के इंटीग्रेट कर देंगे। यानी कि जो हमारा डेल क्यू अगर बात करें, अब हम डेल डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, डेल डब्ल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा डेल क्यू इंटू 1 माइनस टी नॉट बाई टी, ठीक है। 1 माइनस टी नॉट बाई टी। टी जो है यहीं का टेम्परेचर है जो कि हमारा ड्रॉप हो रहा है, कहां से? 250 से 25 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन स्केल में लिखेंगे, ठीक है। तो ये डेल क्यू अगर इसको इंटीग्रेट कर दो तो यहां से W मिलेगा, और इसको इंटीग्रेट कर दो तो डेल क्यू को आप लिख सकते हो ना, अगर मान लो वहां का स्पेसिफिक हीट दिया हुआ हो MC dt। सो 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रल 1 माइनस टी नॉट बाई टी dt, ठीक है। अब देखो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर के जा रहा है, ठीक है। तो MC dt, जो dt है नेगेटिव है, लेकिन जो यहां पे जो हीट सप्लाई हो रहा है हीट इंजन पे वो तो पॉजिटिव है, तो dt में हम एक माइनस साइन का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहां पे एक माइनस आता, एंड टेम्परेचर क्या होता, जो मतलब इनिशियल टेम्परेचर 250 टू टी नॉट, 250 टू टी नॉट। अब हम क्या करेंगे, माइनस यहां पे न लिख के क्या करेंगे, यहां पे जो उल्टा है इसका, जो मतलब लिमिट है उल्टा कर देंगे, 25 से 250। कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे जो हमारा टी नॉट है, टी नॉट टू जो हमारा इनिशियल टेम्परेचर है उसके क्रॉस इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, तो ये मिलेगा, ठीक है। ये जो मिलेगा वही आपको वर्क देगा, एंड ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क, बिकॉज हम लोग इन्वायरमेंट के करस्पॉन्ड में इसको कर रहे हैं, तो ये ही है हमारा अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। तो आप समझ गए, कोई जरूरी नहीं है कि हमारा हीट इंजन हो, हम किसी भी मतलब किसी भी सिस्टम से हम अपना वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं।
अगर सिस्टम के पास मतलब इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी नहीं हो तो वो डेड स्टेट में पहुंचेगा। ये साइक्लिक डिवाइस था, इसीलिए यहाँ पे डेड स्टेट पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबल है। यहाँ पे टेम्परेचर कंटिन्यूअसली वेरिंग था, इसीलिए हम लोग इंटीग्रेट करें। तो अवेलेबल एनर्जी का ये दो फॉर्मूला है, आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एंड 6 मार्क्स के लिए ये सफिशिएंट है, और एक यहाँ पे आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट भी देखने को मिला, ठीक है फ्रेंड्स। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 7 का बी करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7 बी, जो कि है कैलकुलेट द डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी when 20 kg of water at 90 degrees Celsius mixes with 30 kg of water at 30 degrees Celsius, the pressure being taken as constant and the temperature of surroundings being 10 degrees Celsius, take Cp of water as 4.18 kilojoules per kg Kelvin। ठीक है फ्रेंड्स। सो बोल रहा है डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। आपको दो मतलब वाटर है, एक 20 केजी ऑफ वाटर है जिसका टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 90 डिग्री सेल्सियस, आप बोल सकते हो हॉट वाटर। एंड दूसरा जो वाटर है उसका मास है 30 केजी एंड टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, कोल्ड वाटर, ठीक है। तो ऑब्वियसली एंड सराउंडिंग जो है 10 डिग्री सेल्सियस पे, तो जैसे आपको टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग होगा, आप अवेलेबल एनर्जी आपको वहां से निकलेगा। अब आप समझ गए हो, ठीक है। तो अब यहां पे क्या है, जैसे हॉट वाटर जो भी है 90 डिग्री सेल्सियस एंड सराउंडिंग 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इस टेम्परेचर के क्रॉस आपको अवेलेबल एनर्जी निकलेगा। बताए भी थे, जैसे अभी पोटैटो वाला एग्जांपल दिए थे, उसी तरह 30 डिग्री वाला भी जो वाटर है सराउंडिंग से मतलब कुछ डिफरेंट टेम्परेचर पे है, तो उसका भी अवेलेबल एनर्जी निकलेगा। तो दोनों को दोनों का के अवेलेबल एनर्जी को ऐड कर दो, तो ये क्या हुआ, अवेलेबल एनर्जी बिफोर मिक्सिंग, मतलब स्टार्ट कितना हुआ, मैक्सिमम एनर्जी उसके पास कितना हो सकता था, मतलब मिक्सिंग के पहले। अब मिक्सिंग के बाद क्या होगा, जो हॉट वाटर है उससे क्या होगा, मतलब उसका टेम्परेचर ड्रॉप होने लगेगा, आपका फिर से कोल्ड वाटर का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो एक मिक्सचर का टेम्परेचर होगा। फिर वो मिक्सचर है उसके पास भी मतलब अपॉर्चुनिटी है, अवेलेबल एनर्जी मतलब उससे भी आप ले सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो बिफोर मिक्सिंग अवेलेबल एनर्जी क्या है, आफ्टर मिक्सिंग अवेलेबल एनर्जी क्या है, दोनों के डिफरेंस को निकाल दोगे तो आपको डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी निकलेगा, ठीक है। तो हमारे पास गिवन डेटा लिख रहे हैं, चलो डायग्राम से समझते हैं। 20 केजी वाटर, कितना टेम्परेचर है इसका, 90 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या है, थर्टी केजी वाटर 30 डिग्री सेल्सियस। ये दोनों क्या होगा, मिक्स होगा। ये दोनों मिक्स होगा। अब मिक्स होगा तो हमारा ऑब्वियसली 20 केजी है, 30 केजी है, तो मास ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, 50 केजी, और इसका कुछ टेम्परेचर भी होगा, ठीक है। ऑब्वियसली जो हॉट वाटर है कोल्ड वाटर के साथ मिक्स होगा तो इसका टेम्परेचर ड्रॉप होगा एंड इसका टेम्परेचर गेन होगा। तो करते करते एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पे पहुंचेगा, जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग फाइनल टेम्परेचर। तो अवेलेबल एनर्जी हमको इच का निकालना है, इच का अवेलेबल एनर्जी निकालना है। तो चलो हम निकालते हैं अवेलेबल एनर्जी ऑफ ये 20 केजी वाटर, ठीक है, 20 केजी मास ऑफ वाटर या 20 केजी वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस। तो अवेलेबल एनर्जी इसको AE, अब यहां पे लिखते हैं जो 20 केजी, रिप्रेजेंटेशन के लिए 20 केजी मास का अवेलेबल एनर्जी क्या होगा बताए हैं। ये तो इस टेम्परेचर
सॉरी, टेम्परेचर हमारा यहाँ पे कंटिन्यूअसली ड्रॉप होगा, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी नहीं है, तो जो हीट इंजन वाला फॉर्मूला टाइप जो अवेलेबल एनर्जी वो नहीं, जो सेकंड वाला जो पोटैटो वाला समझाए थे उस टाइप का लिखेंगे। तो क्या होता है, एमसीपी आपको इंटीग्रल जो टेम्परेचर है, जो लोअर टेम्परेचर है इन्वायरमेंट, या सराउंडिंग, यहां पे ये जो टी नॉट है हमको दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस, आई थिंक सो 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो कहां से माइनस साइन एक्चुअली होता, लेकिन हम लोग लिमिट को रिवर्स कर दिए हैं, तो ये 10 प्लस 273, हम लोग केल्विन में स्केल में बात करेंगे। और उसी तरह ऊपर जो हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस से कहां पे आ रहा है 20 केजी 10 डिग्री सेल्सियस, 10 टू 90 के बीच में टेम्परेचर वेरी कर रहा है, 90 प्लस 273, ठीक है। तो ये एम सी पी 1 माइनस टी नॉट, टी नॉट तो आपको दिया हुआ है, यही केल्विन में लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टी, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, ठीक है, और डी टी, ठीक है। तो यहां पे ये हो जाएगा m कितना है, यहां पे 20 केजी है, सीपी ऑफ वाटर क्या है 1.48, और ये आपको है आपको 283, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 363, और आपको पता है ये जो होगा 1 माइनस टी नॉट बाई टी डी टी। सो ये आप निकाल लेना, क्या इसको मैं लिखा हूं उस टाइप से, लेट मी चेक। हाँ, ये हो जाएगा आपको 83.6 इंटू, अब देखो इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा dt, dt का इंटीग्रेशन t, और ये टी नॉट क्या है हमारा एनवायरमेंट टेम्परेचर है जो कि कांस्टेंट है, तो ये बाहर निकलेगा टी नॉट, एंड 1/t का इंटीग्रेशन होगा ln t, ठीक है, ln t। अब इसका जो लिमिट है 283 टू 363, ठीक है। अब इस पूरा लिमिट रखोगे, यहां पे टी नॉट का जो वैल्यू है 283 रखोगे, तो ये 20 आपको 20 केजी मास का जो अवेलेबल एनर्जी है वो आपको निकल जाएगा। अपने यहां पे वैल्यू रख देना, यहां पे वैल्यू रखोगे, टी का पता है ना, अपर लिमिट 363 माइनस लोअर लिमिट 283, टी नॉट, उसी तरह ln 363 माइनस, ठीक है, ln 363 माइनस ln 283, तो ln x माइनस ln y, तो ln x बाई वाई, या मैं एक का कर देता हूं आगे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो उस वजह से। ये हो जाएगा आपको 83.6 इंटू अपर लिमिट 363 माइनस ये जो लोअर लिमिट है 283 माइनस 283 इंटू ये हो जाएगा ln 363 डिवाइडेड बाई 283, अपर माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा आपको, ये आएगा 798.83 किलो जूल्स, ठीक है। और बाकी जो है हम निकालेंगे इसके बाद। ठीक है, तो ये था हमारा 20 केजी मास का अवेलेबल एनर्जी मिक्सिंग के पहले। उसी तरह 30 केजी मास का अवेलेबल एनर्जी हम निकालेंगे, अवेलेबल एनर्जी ऑफ 30 केजी ऑफ मास ऑफ वाटर। तो ये उसी तरह एम सी पी इंटीग्रल, अब इसका टेम्परेचर कहां से कहां वेरी कर रहा है 30 टू 10, यानी कि 10 प्लस 273 प्लस 30 प्लस 273
क्या हो जाएगा 1 माइनस टी नॉट बाई टी डी टी। तो सिमिलरली जैसे हमने इसको प्रोसीड किया, आप इसको प्रोसीड करोगे तो इसका जो अब यहां पे जो मास है, एक स्टेप लिख देता हूं। मास यहां पे ये नहीं कि यही मास लिख लेना, यहां पे मास है हमारा 30 kg इंटू सीपी है 4.18 इंटू ये हो जाएगा 283, ये हो जाएगा 303 1 माइनस टी नॉट बाई टी डी टी। तो सिमिलरली जैसे यहां पे इंटीग्रेशन हुआ, सेम इंटीग्रेशन यहां होगा, जस्ट ये जो टेम्परेचर का वैल्यू है वो चेंज होगा। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 30 केजी जो मास है उसका अवेलेबल एनर्जी आएगा आपको 85.27 किलो जूल्स। ठीक है, ये हुआ अवेलेबल एनर्जी 20 का 30 का। अगर टोटल अवेलेबल एनर्जी की बात की जाए, दोनों बॉडी का अवेलेबल एनर्जी की बात की जाए, तो टोटल अवेलेबल एनर्जी बिफोर मिक्सिंग क्या हुआ, टोटल अवेलेबल एनर्जी बिफोर मिक्सिंग क्या हो गया, यही अवेलेबल एनर्जी ऑफ 20 kg मास प्लस अवेलेबल एनर्जी ऑफ 30 kg मास, दोनों को ऐड करो। सो ये हो गया 798.83 प्लस 85.27, दोनों को ऐड करोगे तो ये आएगा आपको 883.65 883.65 किलो जूल्स। ठीक है, अब देखो ये था मिक्सिंग की पहले की कहानी। अब दोनों वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। तो दोनों वाटर मिक्स होके अगेन एक सिंगल बॉडी बना रहा है 50 kg मास का, उसके पास कुछ टेम्परेचर होगा एंड ड्यू टू दैट टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर वहां पे आपको अवेलेबल एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं मास ऑफ मिक्सचर मिक्सर समझ रहे हैं, हॉट एंड कोल्ड वाटर मिलकर जो मिक्सर बनाया वो भी एक तरह का वाटर ही हुआ, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, क्या हुआ 30 + 20 इक्वल टू 50 kg। अगेन हमको इसका टेम्परेचर चाहिए, टेम्परेचर चाहिए तभी तो हम इसका अवेलेबल एनर्जी निकालेंगे, नहीं तो अवेलेबल एनर्जी हमारा कैसे निकलेगा। दोनों मिक्स होकर जो टेम्परेचर पे पहुंचा वो टेम्परेचर क्या होगा, तो टेम्परेचर निकालते हैं। कैसे निकलेगा टेम्परेचर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर मिक्स हो रहा है तो हॉट वाटर से हीट निकल के कहां जाएगा, कोल्ड वाटर में जाएगा। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो जो हीट उससे निकलेगा सेम हीट कोल्ड वाटर रिसीव करेगा फ्रॉम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। सो आप बोल सकते हो हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर। अब हॉट कोल्ड का मतलब क्या, जिसका टेम्परेचर ज्यादा था वो हॉट है, जिसका कम था वो कोल्ड है। यानी कि आपको पता है एम सीपी डेल्टा टी, एम हॉट वाटर का यहां पे मास इसलिए लिखते हैं कि दोनों जगह एम लिखोगे तो कंफ्यूजन होगा। एम 20 इंटू सीपी ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी कहने का मतलब क्या है, जो फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर जो है हमारा 90, फाइनल टेम्परेचर क्या हुआ TF। उसी तरह हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, M हॉट वाटर जो है उसका जो, हाँ 20 था 90 था, ठीक है 20 90, कोल्ड वाटर का मास है 30, ठीक है। MCP
टेम्परेचर जो हुआ TF माइनस 30। ठीक है, अब ये जो दोनों जगह CP कैंसल हो जाएगा और यहां पे मास जो है हमारा कितना मास है 20 इंटू 90 माइनस TF, यहां पे 30 इंटू TF माइनस 30। सो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1800 माइनस 20 TF इक्वल टू 30 TF माइनस 900। TF को इधर एक साइड करो तो ये हो जाएगा 50 TF इक्वल टू, ये इधर गया ये इधर गया, ये कितना हो जाएगा 900 प्लस 1800 2700। सो TF क्या हो जाएगा आपको 2700 डिवाइडेड बाय 50, ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 टाइम्स हो जाएगा 25 एंड 2 जीरो यानी 54, ये कैंसिल हो गया, यानी कि TF जो हो गया 54 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो फाइनल टेम्परेचर होगा मिक्सचर का, जो टेम्परेचर होगा इक्विलिब्रियम में वो 54 होगा, और वो जो मिक्सचर है उसका अवेलेबल एनर्जी क्या होगा वो निकालते हैं। सो अब अवेलेबल एनर्जी ऑफ कितना मास है इस बार 50 केजी मास, क्या हो जाएगा m लिखते हैं डायरेक्ट, m 50 Cp 4.18 इंटीग्रल टेम्परेचर 10। अब देखो अगर इन्वायरमेंट का टेम्परेचर तो वही है, इन्वायरमेंट को हम छेड़ नहीं रहे, सराउंडिंग को, प्लस 273 प्लस 54 प्लस 273 और क्या हो जाएगा 1 माइनस T नॉट जो कि है 10 डिग्री सेल्सियस बाई T। ठीक है, और dt। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, आपको एक इंटीग्रेशन बताया गया है, सिमिलर वे में आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका जो अवेलेबल एनर्जी आएगा 50 केजी मास का, वो आएगा 649.99 649.99। ऑलमोस्ट आपको क्या है ये 650 है किलो जूल्स। ठीक है, तो ये अवेलेबल एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग और ये था अवेलेबल एनर्जी बिफोर मिक्सिंग। तो व्हाट इज द डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी? डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी क्या हो जाएगा, अवेलेबल एनर्जी बिफोर मिक्सिंग माइनस अवेलेबल एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, देयरफॉर decrease in available energy इक्वल टू, आपको पता है टोटल अवेलेबल एनर्जी, या बोलो टोटल बोलो, टोटल ज्यादा सही रहेगा क्योंकि वहां पे दो मास था। टोटल अवेलेबल एनर्जी बिफोर मिक्सिंग माइनस अवेलेबल एनर्जी आफ्टर मिक्सिंग। टोटल भी यूज कर सकते हो क्योंकि वहां पे एक ही मिक्सर तो सिंगल हो गया ना, इसीलिए अवेलेबल एनर्जी की बात कर रहे हैं। आप टोटल का भी यूज वर्ड यहां पे यूज कर सकते हो, देयर इज नो हार्म। तो बिफोर मिक्सिंग क्या था हमारा, हमने दोनों को ऐड किया था, ये था, ठीक है 883.65 एंड आफ्टर मिक्सिंग ये है 649.99। सो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तब आपका जो अवेलेबल एनर्जी आएगा वो आएगा 233.66 किलो जूल। सो ये हो गया आपको डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी, ये हो गया आपको डिक्रीज इन अवेलेबल एनर्जी। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। इस बार पार्ट जो
4 है। हम लोग पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन किए थे, पार्ट 3 में 2 क्वेश्चन किए थे, पार्ट 4 में हम ऑलरेडी 2 क्वेश्चन कर लिए। थर्ड क्वेश्चन इज ऑल्सो पॉसिबल हियर। सो अब कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन जो है, यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसके तरफ मूव करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, सो क्वेश्चन नंबर 8 का ए हम देख रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 का ए है, डिफरेंशिएट बिटवीन आइडियल गैस एंड रियल गैस विथ हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, आइडियल गैस एंड रियल गैस का डिस्कशन करना है। कितना, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग करेंगे। इतना जो है सफिशिएंट है, मतलब दोनों में क्या अंतर है, बट थोड़ा सा आप एक बार रिकैप्चुलेट कर लो, थोड़ा सा इतना लिख देने से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा। आइडियल गैस क्या होता है? गैस दैट ओबेज गैस लॉ एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड आइडियल गैस। ठीक है, तो गैस लॉ क्या होता है? आप बॉयल्स लॉ पढ़े होंगे, चार्ल्स लॉ पढ़े होंगे, चार्ल्स लॉ 1 एंड चार्ल्स लॉ 2, जूल्स लॉ पढ़े होंगे, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़े होंगे एंड ऑगाद्रोज लॉ होंगे। तो जो आइडियल गैस है इन सारे गैस लॉज को फॉलो करता है, और उसी से हमको ये इक्वेशन भी मिलता है, पीबी इक्वल टू एम आर टी जो मास के फॉर्म में है, एंड पीबी इक्वल टू एन आर टी जो कि मोल के फॉर्म में है, मोलर फॉर्म में। ठीक है, एंड पी आपको पता है आइडियल गैस इक्वेशन में पी हमारा प्रेशर होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर, एंड वी जो है हमारा वॉल्यूम है, एम है मास ऑफ द गैस, जो भी गैस हो आपका, फॉर एग्जांपल एयर, आर है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, एंड टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट क्या होता है आपको, मान लो फॉर अ गैस, मान लो कोई भी गैस है, तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वही होता है आपको कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट। नीचे पी भी का डिस्कशन हो गया, एन जो है नंबर ऑफ मोल्स है, टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और आर जो है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसका जो नाम ही है यूनिवर्सल, उसका वैल्यू फिक्स रहता है। कितना होता है? 8.314 किलो जूल्स पर मोल पर केजी केल्विन। ठीक है, अब बात करते हैं रियल गैस का। तो एक्चुअली आइडियल गैस भी कोई ऐसा नहीं है, आइडियल गैस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रियल गैस। एक मतलब इसका एक स्पेशल केस है, रियल गैस का एक स्पेशल केस हमारा आइडियल गैस है। क्या होता है, जब हमारा डेंसिटी जब होता है गैस का बहुत कम होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है, ठीक है, एंड प्रेशर जो होता है कम होता है, देन दैट रियल गैस इज ट्रीटेड एज अ आइडियल गैस। बट हाई डेंसिटी, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर पे जो हमारा जो आइडियलाइजेशन है ये आइडियल गैस का, वो फेल हो जाता है, स्टिल दैट इज द रियल गैस। ठीक है, कहने का मतलब कि जब तुम्हारा लो डेंसिटी, तुम्हारा हाई टेम्परेचर एंड तुम्हारा लो प्रेशर हो, तो ऑल रियल गैस ओबेज द आइडियल गैस लॉ। ठीक है, जो भी आइडियल गैस, जो भी रियल गैस है वो आइडियल गैस को फॉलो करेगा। तो आइडियल गैस भी क्या है, रियल गैस का एक स्पेशल केस है। हाउएवर at high density, low temperature and high pressure, that idealization of ideal gas fails and we have a real gas. So वही आइडियल गैस के एक मतलब रियल गैस के एक आइडियल केस से हमको पीवी इक्वल टू एमआरटी इक्वेशन मिला, एंड यहाँ पे हमारा रियल गैस इक्वेशन भी अलग अलग है। जो फेमस इक्वेशन है एक, जिसको हम लोग वॉन्डर्स वॉल्स इक्वेशन ऑफ रियल गैस बोलते हैं, जो आपको पता है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। अगेन यहाँ पे प्रेशर आपको पता है, टेम्परेचर एब्सोल्यूट प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, आर है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स गैस कांस्टेंट, एंड ए एंड बी को हम लोग वॉन्डर्स वॉल्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आप पढ़े होगे तो आपको रियल गैस आइडियल गैस में क्या डिफरेंस है इस तरह भी आप लिख सकते हो। तो जब रियल गैस की बात करते हैं तो पार्टिकल जो है रियल गैस का, उसके पास वॉल्यूम, वो वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। हाउएवर आइडियल गैस का जो मतलब पार्टिकल है वो वॉल्यूम ऑक्युपाई नहीं करता है, इसीलिए हम लोग उसको पॉइंट मास बोलते हैं, क्योंकि उनके पास मास होता है। एंड कोलिजन्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स फॉर आइडियल गैस आपको परफेक्टली इलास्टिक होता है। हाउएवर फॉर रियल गैस इनमें क्या होगा, कोलिजन होगा तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, एंड जब हम लोग आइडियल गैस की बात करते हैं उसमें कोई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन नहीं होता है। हाउएवर रियल गैस में आपको इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा। एंड यहां पे आपको फिर से इक्वेशन लिख दिया, जैसे एक रियल गैस का और यहां पे एक आइडियल गैस का। सो 4 मार्क्स क्वेश्चन के लिए इतना इंफॉर्मेशन आपका सफिशिएंट है, यू कैन नोट डाउन
for writing this. However, you all know the ideal gas and real gas equation from class 12th itself. ठीक है फ्रेंड्स. सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 8 का जो बी है उसको करेंगे. क्वेश्चन नंबर 8 बी, उसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है. सो बी का पार्ट 1 है 1 kg of air at 8 bar and a temperature of 100 degree Celsius undergoes a reversible polytropic process following the law PV to the power 1.2 equal to constant. If the final pressure is 1.8 bar, determine first the specific volume, temperature and increase in entropy. सेकेंड जो है इसका द वर्क डन एंड हीट ट्रांसफर. आर एंड गामा का वैल्यू दिया हुआ है. एंड इसी का पार्ट 2 है रिपीट. अब कॉमा ए रिपीट. अब इसका ए जो पार्ट है एज्यूमिंग द प्रोसेस टू बी इररिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक बिटवीन द एंड स्टेट. सेकंड क्या करना है, अब इसमें क्या है इररिवर्सिबल एडियाबेटिक मान के जो भी ऊपर पूछा है आपको निकालना है. प्रॉब्लम देखो अगेन इस PYQ में 2020 के PYQ में अगेन सम पार्ट ऑफ इसका जो मतलब जो निकालना है आपको, जैसे आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है वो आपको जस्ट फॉर्मूला का यूज करना है. वर्क एंड हीट आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. चेंज इन एंट्रोपी का एक छोटा सा फॉर्मूला होता है. तो स्टील क्या है आपको फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ फॉर्मूला जानते हो. तो ये हमारा चौथा उस तरह का प्रॉब्लम मिला जो कि हम लोग आराम से कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डेटा. क्या है हमारा गिवन डेटा, मास. अगेन देखो यहाँ पे मास जो है 1 kg है. तो पर यूनिट मास जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम बोलो या वॉल्यूम बोलो, इंटरनल एनर्जी बोलो या स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी बोलो, कुछ भी बोलो, यूनिट मास है तो दोनों का वैल्यू सेम होगा. ठीक है, मास दिया हुआ है. प्रेशर जो है डायरेक्ट हम लिखते हैं P1 8 बार. ठीक है, सो 8 बार को कन्वर्ट करो किलो पास्कल में 800 किलो पास्कल. रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा है लिख देते हैं, अच्छा रहता है लिखने से. प्रोसेस जो है रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है. रिवर्सिबल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है वो हमको दिया हुआ है PB स्मॉल b है पावर 1.2 इक्वल टू कांस्टेंट. कहने का मतलब क्या है, जो हमारा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है 1.2 है एंड फाइनल प्रेशर P2 जो है हमारा यहाँ पे वो है आपको 1.8 बार. ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 180 किलो पास्कल. ठीक है, क्या पूछा है फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम. तो इस टाइप का एक सिमिलर प्रॉब्लम कर चुके हैं. दो प्रेशर दिया हुआ है, एक वॉल्यूम निकाल लेंगे तो दूसरा वॉल्यूम निकल जाएगा. ठीक है, तो हम लोग क्यों ना इसमें ये मेंशन कर दे कि हम लोग अभी इसके स्टेप 1 में क्या निकाल रहे हैं. कैपिटल 1 है, चलो हम भी वैसा ही लिखते हैं. दी फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या स्मॉल v2 कॉमा टेम्परेचर T2 एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी. एंट्रोपी बोले तो डेल्टा S या S2 माइनस S1 ये निकालना है. ठीक है, कैपिटल डेल्टा S निकालो, स्मॉल डेल्टा S निकालो, दोनों का वैल्यू सेम होगा. ठीक है, तो अगेन हम लोग पहले क्या किए थे, आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किए थे. P1 V1 इक्वल टू RT1 पर यूनिट मास के लिए, इसीलिए स्मॉल v1 है. सो जो V1 हो जाएगा RT1 बाई P1. R जो होता है 0.287. T1 क्वेश्चन में दिया है, हम लोग लिखे नहीं है.
8 बार एंड अ टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस। सो जो T1 है 100 डिग्री सेल्सियस, क्या करेंगे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपको 373 केल्विन। तो ये हो जाएगा 373 डिवाइडेड बाय P1 800। सो यहां से हमको निकलेगा V1 का वैल्यू जो आएगा आपको 0.134 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो हमारा V1 निकल गया, V2 निकाल लेते हैं। अब V2 आपको पता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, P1 V1 टू द पावर n, यानी 1 पॉइंट क्या है 2 है, 1.2 ही है, यस, इक्वल टू P2 V2 पावर 1.2। तो आपको पता है जो हमारा V2 था वो क्या हो जाएगा V1 इंटू आपको P1 बाई P2 पावर 1 बाई 1.2, ऐसा ही करके हम लोग निकाले थे। इसको आप इधर लाओगे, मतलब V1 को इधर लाओगे, फिर वो करोगे, फिर इधर का पावर 1 बाई उसके पावर में चला जाएगा। सो V1 जो है हमारा 1.314 इंटू P1 800 एंड P2 हमारा 180 पावर 1 बाई 1.2। इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इसका जो वैल्यू आएगा 0.464 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम निकल गया, टेम्परेचर भी हमको चाहिए, फिर पॉलीट्रॉपिक रिलेशन लगाएंगे। सिंस T2 बाई T1 क्या होता है P2 बाई P1 पावर n-1, तो n के जगह पे क्या है 1.2 माइनस 1 डिवाइड बाई 1.2। सो T2 जो हो जाएगा T1 इंटू P2 बाई P1 पावर 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2। सो जो T1 है हमारा क्या है 373 इंटू P2 जो हमारा शायद 180, यस 180 एंड 800 पावर 0.2 डिवाइडेड बाई 1.2। सो यहां से हमको T2 निकलेगा 290.89 T2 का वैल्यू आएगा केल्विन। ठीक है, थर्ड इसमें क्या पूछा है चेंज इन इंट्रोपी। चेंज इन इंट्रोपी डेल्टा एस। ठीक है, सो डेल्टा एस आपको पता है कोई एक फॉर्मूला लिख लो CBln T2 बाई T1 प्लस Rln V2 बाई V1। सो CB 0.718 कौन सा एयर है, ln T2 हमने निकाला है 290.89 डिवाइडेड बाई T1 है हमारा शायद 373, R हो गया 0.287 ln V2 हमने निकाला है 0.6464 डिवाइडेड बाई 4 है, 9 मत समझना, डिवाइडेड बाई V1 कहां गया 0.134। सो यहां से आपको चेंज इन इंट्रोपी का वैल्यू जो मिलेगा वो आएगा आपको 0.178 किलो जूल्स पर केजी केल्विन। ठीक है, पर केजी लिखो या केजी लिखो, स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो, मास 1 है,
तो वैल्यू हमारा सेम होगा। पर केल्विन भी लिखोगे तो वही बात रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट जो है इसका, वर्क डन एंड हीट इंटरेक्शन। जस्ट फॉर्मूला यूज करना है, वर्क डन W एंड हीट इंटरेक्शन Q, ये निकलना है, W एंड Q निकलना है। सो पॉलीट्रॉपिक वर्क डन, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन होता है W क्या होता है, P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय n-1। सो अगेन यहाँ पे जो V1 कैपिटल V1 स्मॉल V1 सेम है, मास सेम है, तो आप यहाँ पे स्मॉल V1 का वैल्यू लिखोगे, यहाँ पे स्मॉल V2 का वैल्यू लिखोगे, दोनों का वैल्यू सेम आएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। P1 हमारा है 800, V1 है तुम्हारा 0.134 माइनस P2 है हमारा कितना 180 इंटू पॉइंट V2 464 डिवाइडेड बाय 1.2 माइनस 1। सो यहां से वर्क डन हमारा आएगा 118.4 किलो जूल्स। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है, हीट इंटरेक्शन। तो हम लोग दो काम कर सकते हैं, इंटरनल एनर्जी निकाल दें एंड फर्स्ट लॉ लिख दे Q माइनस W इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वहां से हम अपना हीट निकाल लें, या डायरेक्ट हम हीट निकाल सकते हैं। हीट इंटरेक्शन Q जो होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए गामा माइनस N डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इंटू क्या होता है वर्क डन। सो गामा माइनस एन, गामा एयर का होता है 1.4 इंटू एन दिया हुआ है 1.2, गामा 1.4 माइनस 1 इंटू वर्क डन आपको निकला हुआ है 118.4। सो यहां से आपको हीट इंटरेक्शन का वैल्यू मिलेगा 59.2। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी है उसका जो पार्ट 2 है, बोल रहा है रिपीट ए को रिपीट नहीं करना है, थोड़ा टाइपो मिस्टेक है। रिपीट जो 1 है ऊपर वाला, बी का जो पार्ट 1 है, रिपीट 1, इसलिए हम 1 लिखे हैं। एज्यूमिंग द प्रोसेस टू बी इरिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक बिटवीन एंड स्टेट्स। बहुत आसान है प्रॉब्लम। देखो क्या कह रहा है कि आप इसको रिपीट करके जो जो वैल्यू पहले निकाले हैं उसको निकालिए। क्या है इस बार जो मतलब प्रोसेस है इरिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक है। ठीक है, पहले जो हमारा प्रोसेस था, मान लो हमारा स्टेट 1 है, स्टेट 2 है, तो वी आर गोइंग फ्रॉम 1 to 2 वाया सम रिवर्सिबल पाथ, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, अब बोल रहा है कि हम 1 to 2 जा रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इरिवर्सिबल प्रोसेस का भी कुछ पाथ होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस का भी कुछ पाथ होगा, ऐसे ऐसे कोई ले लो, चलो हमारा यही है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, ये हमारा क्या है, ठीक है, जा तो एंड स्टेट पे रहा है, ऐसा नहीं कि कहीं और जा रहा है, पहुंच यहीं पे रहा है। पहले रिवर्सिबल पाथ से जा रहा था एंड दूसरी बार हमारा क्या है, इरिवर्सिबल पाथ से जा रहा है। तो हमको सेम चीज निकालना है। तो सेम क्या निकालना है, द फाइनल स्पेसिफिक वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंक्रीज इन एंट्रोपी। उसके बाद क्या निकालना है, वर्क एंड हीट। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है,
फर्स्ट में द फाइनल specific volume small v2 temperature T2 and change in entropy delta S। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो भी प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो, आपको पता है जो भी प्रॉपर्टी होता है वो पॉइंट फंक्शन होता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है। तो अगर पॉइंट फंक्शन है तो उसको क्या मतलब है कि आप रिवर्सिबल पाथ से जा रहे हो कि इरिवर्सिबल पाथ से जा रहे हो। वन का मतलब इस पॉइंट पे जो वन का जो भी प्रॉपर्टी है वैल्यू वही रहेगा जो कि टू पे रहेगा, ठीक है। तो पाथ से मैटर नहीं है क्योंकि वो पाथ फंक्शन है ही नहीं, वो है पॉइंट फंक्शन। तो पॉइंट फंक्शन है तो आप इधर पहुंचो उधर पहुंचो, मान लो यहाँ पे मतलब कोई जगह है तो क्या अपने जगह से हट जाएगा, इसका जो वैल्यू है वहां पे कुछ सामान रखा हुआ है, मान लो कि 1 लीटर कुछ रखा हुआ है, मतलब पेट्रोल रखा हुआ है बंद करके, ये नहीं कि आप सोचो कि पेट्रोल उड़ जाएगा, या कुछ मान लो 1 kg अब शुगर रखा हुआ है, तो क्या मतलब इधर से जाओगे तो यहाँ पे जो शुगर रखा हुआ है उसका वैल्यू बदल जाएगा। प्रॉपर्टी जो है पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, उसको क्या मतलब कि पाथ कैसा है। कहने का मतलब ये है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस से भी यहां पहुंचेंगे तो यहां पे जो मतलब प्रॉपर्टीज होगा, जैसे हमारा V2 होगा सिमिलर टू जैसे हम इधर से पहुंचे, तो यहां पे जो पॉइंट है मतलब V2 पहले वाले V2 के बराबर होगा, T2 पहले वाले T2 के बराबर होगा। इंट्रोपी भी हमारा प्रॉपर्टी है और इंट्रोपी भी हमारा सेम होगा, यहां पे इंट्रोपी का वैल्यू यहां पे इंट्रोपी का वैल्यू, तो चेंज जो होगा अगेन सेम होगा। मतलब जो भी पॉइंट फंक्शन है उसको पाथ से कोई मैटर नहीं है। अब हम लिखेंगे since a specific volume not a specific volume, कोई भी प्रॉपर्टी है उसको पाथ से कोई मतलब नहीं है, हमको यहां पे स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है। स्पेसिफिक वॉल्यूम कॉमा टेम्परेचर एंड entropy is property of a system and are and is a point function. That is why the value at state 2 will be same, ठीक है। That is हमारा जो V2 हुआ, T2 हुआ एंड चेंज इन इंट्रोपी हुआ एज डेट ऑफ प्रीवियस वैल्यू। V2 क्या है हमारा 0.464 मीटर क्यूब पर केजी, T2 जो है हमारा 290.89 केल्विन, चेंज इन इंट्रोपी 0.718 किलो जूल्स पर केजी केल्विन, ठीक है। सिंस स्पेसिफिक वॉल्यूम टेम्परेचर एंथैल्पी इज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम एंड इज अ पॉइंट फंक्शन, दैट इज वाई their value at state 2 will be same as that of चलो will be same मतलब सेम करने का मतलब क्या, जो पहले था बाद में है, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम टेम्परेचर एंड एंट्रोपी का पार्ट 2 में क्या बोल रहा है कि वर्क डन एंड हीट इंटरेक्शन। तो वर्क एंड हीट इंटरेक्शन पहले जैसा होगा कि डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली डिफरेंट होगा। फिर से आप उसको याद करो, जब भी हम वर्क एंड हीट की बात करते थे तो वर्क इज अ पाथ फंक्शन नॉट अ पॉइंट फंक्शन। तो इस पाथ से क्या, तो ऑब्वियसली पाथ डिपेंडेंट है,
तो वैल्यू कुछ होगा, इस पास से गया तो वैल्यू कुछ होगा, ठीक है, वैल्यू डिफरेंट होगा, ठीक है। लिखते हैं बट वर्क इंटरेक्शन, वर्क एंड, क्या पूछा है पार्ट 2 में, यहीं पे लिखते हैं पार्ट 2 इसका हम निकाल रहे हैं। क्या पूछा हुआ था? वर्क डन एंड हीट इंटरेक्शन इज नॉट अ पॉइंट फंक्शन, दे आर path function, thus their magnitude will not be same। तो क्या होगा, निकालते हैं। Since process is adiabatic, since process is adiabatic, कैसा प्रोसेस है? एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए Q तो हमारा 0 हो गया, ठीक है, Q हमारा 0 हो गया। एंड फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q माइनस W जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है। सो जो W होगा हमारा माइनस डेल्टा U होगा। Q तो 0 हो गया, हमको हीट निकालना था, वर्क निकालना था, वर्क इज ए पाथ फंक्शन, एंड ये हो गया Q माइनस W इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड W इक्वल टू माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कहने का मतलब क्या, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको लिख सकते हो U1 माइनस U2। अगेन इंटरनल एनर्जी इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी, ये जो वर्क है इस चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर आ गया। इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास इंटरनल एनर्जी रहता तो उसका जो हम डिफरेंस निकालते हैं U1 माइनस U2 का, वो वर्क के बराबर हो जाता। तो हमने इंटरनल एनर्जी निकाला नहीं है तो निकाल लेंगे, कोई बात नहीं। ये क्या होता है? M CB T1 माइनस M CB T2, तो M C T1 माइनस T2। सो मास तो हमारा 1 है, CB एयर का 0.718, T1 हमारा 373 ही था, शायद वही था 373, यस। एंड T2 हमने निकाला था, T2 इधर लिखा भी हुआ है 290.89, 290.89, ठीक है। तो यहां से हमको वर्क इंटरेक्शन जो है निकल जाएगा, ये आएगा आपको 58.95, 58.95 किलो जूल्स। ठीक है, तो देखो जब हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया तो वर्क डन बहुत ही मतलब इससे कम हो गया, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी की वजह से हमारा वर्क जो है लॉस हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट में जैसे हम लोग समराइज करते थे, आप जो भी निकाले उसको समराइज कर देना, एग्जामिनर को थोड़ा सा देखने में मतलब सहूलियत होती है, ठीक है फ्रेंड्स। सो ये हमारा पार्ट 4 है, उसको ऑलमोस्ट अब हम लोग क्लोज करते हैं। आज के लिए बहुत ही बड़ा पार्ट हो गया ये पार्ट 4 जो है। एक हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो बचा है उसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा फ्रेंड्स, एंड इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप फॉर्मुलेटर की तरफ कोचिंग में अप्रोच कीजिए। आप मतलब अपनी सहूलियत के लिए आप कुछ डेमो क्लास मतलब ज्वाइन कीजिए, आपको अच्छा लगता हो तो कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इवन मिलते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर में आपके साथ नए लेक्चर के साथ, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।